शिया टेरिटरी में अचानक एक ईविल ब्लैक ड्रैगन घुस आया, लेकिन 3 मिनट के अंदर ही मुझे बॉर्डर डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया और साथ ही 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने मुझे टारगेट पे लॉक कर लिया। लेकिन जब वो लॉन्च होने ही वाले थे, तब मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सरेंडर का पोज बनाते हुए ह्यूमन लैंग्वेज में बोला, लीडर प्लीज अटैक मत करना, मैं अपना ही आदमी हूं। उसके बाद मैंने ना सिर्फ अपनी ह्यूमन फॉर्म का नाम बताया, बल्कि अपना आईडी कार्ड नंबर और होम एड्रेस भी बिल्कुल क्लियर बता दिया। असल में कुछ ही टाइम पहले मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था और एक ब्लैक ड्रैगन बन गया था। स्टार्टिंग में मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा कि अब मैं लाइफ के पीक पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद सब कुछ बदलने लगा। मुझे अपनी पुरानी बॉडी की कोई मेमोरीज इनहेरिट नहीं हुई थी और ना ही मैंने कोई इनहेरिटेड टैलेंट अवेकन किया था। लाइफ फॉर्म में इस अचानक हुए चेंज ने मेरी आंखों के आगे अंधेरा ला दिया। मुझे कोई भी कॉमन चीज नहीं आती थी और ना ही मैं ड्रैगन की फाइटिंग स्किल्स जानता था। यहाँ तक कि फ्लाइट एबिलिटी भी मैंने बहुत टाइम तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही सीखी। इन सब चीजों ने इस डिफरेंट वर्ल्ड में मेरी हालत बहुत ही मिजरेबल बना दी थी। बहुत बार मुझे हाइनाज और वल्चर्स की तरह स्नीकी बनना पड़ता था और दूसरे प्रेडेटर्स के शिकार को चुराना पड़ता था, लेकिन ये भी मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही था। आखिर 160 टन के जायंट ड्रैगन को अपना पेट भरने के लिए एक बार में कई टन्स मीट खाना पड़ता है। तो ऐसी मुश्किल कंडीशंस में मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जैसे दूसरे ड्रैगन्स को ढूंढकर उनके साथ रहा जाए, चाहे इसके लिए मुझे उनका फॉलोअर ही क्यों ना बनना पड़े। लेकिन सैड बात यह थी कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से चाहे वो जायंट ड्रैगन्स हो या ह्यूमंस, वो मुझे देखते ही डायरेक्टली जानलेवा अटैक कर देते थे, बिना मुझे एक्सप्लेन करने का कोई चांस दिए। इस तरह बार बार रिजेक्ट होने पर मैं पूरी तरह से होपलेस हो गया। फिर एक दिन इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर अचानक एक मर्चेंट कैरावान आया। वो लोग असल में कई 100 मील दूर सोमन किंगडम के रहने वाले थे, जो अभी किसी मिस्टीरियस कंट्री के साथ डील कंप्लीट करके सामान को अपने देश वापस बेचने के लिए ले जा रहे थे। और मैं यही सोच रहा था कि जब वो लोग पास आएंगे तब मैं बाहर कूदकर 1-2 घोड़े खा जाऊंगा, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। मेरा ड्रैगन ऑरा 1000 मीटर दूर से ही डिटेक्ट हो गया। मजबूरी में मुझे आगे आना पड़ा और सबके सामने मैंने डायरेक्टली एक घोड़े पर हमला कर दिया। लेकिन जब मैं उसे मजे से खाने ही वाला था, तभी अचानक मेरी नजर पलटी हुई गाड़ी से गिरे हुए नायलॉन बैग्स पर पड़ी, जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में शिया के वर्ड्स लिखे हुए थे। उस पर लिखा था आयोडाइज्ड रिफाइंड सॉल्ट। मैंने अपनी सांस रोक ली, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, और फिर न जाने कैसे मेरी आंखें नम हो गईं। एक फियर्स ड्रैगन आसानी से आंसू नहीं बहाता जब तक कि उसका दिल सच में ना टूटा हो। किसी को नहीं पता था कि इन पिछले 6 महीनों में मैंने कैसे सर्वाइव किया था। कभी भूख की वजह से मुझे मिट्टी खानी पड़ती थी, कभी कंफ्यूजन में दिन रात नींद नहीं आती थी, कभी अकेलेपन और होम सिकनेस की वजह से मैं अक्सर आसमान की तरफ देखकर खुद से बातें करता था। न जाने कितनी बार मैं हेल्पलेस होकर गुस्से में पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जोर से चिल्लाता था। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया था और मुझ कंफ्यूज ड्रैगन को वापस एक डायरेक्शन मिल गई थी। तुम लोगों को ये सब चीजें कहां से मिली? उस आदमी ने हकलाते हुए शिया लैंग्वेज में जवाब दिया, ये सब चीजें हम मिस्टीरियस शिया देश से ट्रेड करके लाए हैं। तो इसका मतलब शिया भी इस वर्ल्ड में आ गया है। ग्रेट, वो किस डायरेक्शन में है? छोड़ो, तुम सीधा मुझे वहां लेकर चलो। रास्ते में थोड़ी बातचीत के बाद मुझे पता चला कि इस मिडिल एज्ड आदमी का नाम हु के है। वो एक प्रोफेशनल मर्चेंट है और उसने शिया के साथ कई बार ट्रेड किया है। उसकी बातों के मुताबिक शिया एक बेहद मिस्टीरियस कंट्री है, जो करीब 6 महीने पहले अचानक इस वर्ल्ड में अपीयर हुआ था। वेट, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, क्योंकि बस कुछ ही महीना हुआ है हमारे चैनल को खोले हुए और उसके अंदर ही हमें बहुत सारा प्यार आप लोगों से मिला है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम हमारे चैनल में 2 तरह के स्टोरी रिकैप्स अपलोड करते हैं। एक है जनरल मानहवा रिकैप और दूसरा है हमारा एनिमेटेड स्टोरी रिकैप। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट मैंने देखा है, पर्टिकुलरली एनिमेटेड स्टोरी रिकैप्स को लेकर। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मानहवा रिकैप्स के कंपैरिजन में एनिमेटेड स्टोरी रिकैप्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए हम पीरियोडिकली ही अपलोड करेंगे, दोनों चीज़ें ही अपलोड करेंगे हमारे चैनल पर। और मानहवा रिकैप्स में बहुत सारे लोग पार्ट 2 का इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम पार्ट 2 एक्चुअली अपलोड करते हैं, लेकिन हम पार्ट 1 को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है, उसकी वजह से हम 2 पार्ट्स को एक साथ यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रख सकते। एनीवे, आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट और प्यार हमें दिखाते रहिएगा। सो बिना वक्त गवाए चलिए कंटिन्यू रखते हैं आज का स्टोरी। शिया के बॉर्डर और इस वर्ल्ड के बीच एक मिस्टीरियस बैरियर बना हुआ है। बैरियर के अंदर और बाहर दोनों बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स हैं। बैरियर के अंदर शिया में कोई मैजिक नहीं है, बल्कि वहां साइंस नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है। वहां के वर्ल्ड रूल्स, हवा और एनवायरनमेंट इस वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर यहाँ के नेटिव क्रीचर्स वहां गए तो उन्हें सीवियर क्लाइमेट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिसमें या तो वो बीमार पड़ जाएंगे या सीधा मारे जाएंगे। और उसी तरह शिया के लोग भी आसानी से बैरियर के बाहर वाले वर्ल्ड में रहने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनकी बॉडी का मैजिक एलिमेंट्स के साथ कोई एफिनिटी नहीं है। अगर उनके पास स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ना हो तो हर जगह मौजूद मैजिक एलिमेंट्स उनकी बॉडी पर इररिवर्सिबल डैमेज कर सकते हैं। ये बैरियर इन दोनों वर्ल्ड्स को पूरी तरह से अलग रखता है और दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं, बिना किसी इंटरफेरेंस के। बहुत कम लोग ही शिया के डीपली अंदर तक जा पाए हैं। बस इतना पता है कि उससे पंगा लेना बिल्कुल भी सही नहीं है।
ना सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग नेशनल पावर और हाईटेक वेपन्स हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर नाम का एक अल्टीमेट वेपन भी है जिसके आगे गॉड्स भी कांप उठते हैं। ये सब सुनकर मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ गया। क्या सच में मेरा पूरा देश ही इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो गया है? इसका मतलब मेरे पेरेंट्स भी यही हैं। ये सोचते ही मैंने अपने विंग्स को और तेजी से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार कई घंटों तक उड़ने के बाद मुझे जमीन से ऊपर उठती हुई एक मैसिव बैरियर ब्रिज दिखाई दी। जैसे ही मैं उसके अंदर एंटर हुआ, मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, चक्कर आ रहे थे और अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरी बॉडी की कंडीशन मुझे बता रही थी कि यहाँ का एनवायरनमेंट जायंट ड्रैगन्स के सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। लेकिन अब मैं यहाँ तक आ चुका था तो बिना अपनी कंट्री से कांटेक्ट किए वापस जाना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने और अंदर की तरफ उड़ना कंटिन्यू रखा। कुछ ही देर में कुछ फाइटर जेट्स तेजी से उड़ते हुए आए और अगले ही पल 2 मिसाइल्स शूट होकर मेरे बिल्कुल सामने आकर फटी। हालांकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली हिट नहीं किया था, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था कि वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। तभी वहां खुले हुए दरवाजे के साथ एक हेलीकॉप्टर उड़कर आया। उसके अंदर बैठे एक मिलिट्री ऑफिसर ने मेगाफोन पर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर ड्रैगन, क्योंकि आपने इलीगल तरीके से हमारी कंट्री में एंट्री की है, प्लीज तुरंत आगे आकर इन्वेस्टिगेशन के लिए सरेंडर कर दें और फालतू का रेजिस्टेंस ना दिखाएं। प्लीज रिलैक्स। शाह एक सिविलाइज्ड और सेंसिबल देश है। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, हम पूरी तरह से आपकी सेफ्टी और लीगल राइट्स की गारंटी लेंगे, वरना अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहें। उस ऑफिसर को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मुझे उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है या नहीं। उसने बस अपनी प्रोसीजर फॉलो की। अगर अपर मैनेजमेंट का ये ऑर्डर नहीं होता कि सुपरनैचुरल क्रीचर्स पर तुरंत अटैक नहीं करना है, तो मिलिट्री ने कब का मुझे मार दिया होता। ऑफिसर को लगा था कि ब्लैक ड्रैगन जैसे एरोगेंट क्रीचर को अगर उसकी बात समझ भी आ गई तो भी कोई फायदा नहीं होगा और आखिर में उन्हें अपनी फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उन्हें देखते ही ऐसे रिएक्ट करूंगा जैसे अपने फैमिली मेंबर्स को देख लिया हो। मैं एक्साइटमेंट में चिल्ला उठा, लीडर प्लीज अटैक मत करना, मैं अपना ही आदमी हूं। सब शॉक थे कि एक ड्रैगन शिया लैंग्वेज बोल रहा है और खुद को उनका आदमी कह रहा है। मिस्टर ड्रैगन, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, क्या आप इसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं असल में एक नॉर्मल शिया सिटीजन हूं। बस 6 महीने पहले अचानक न जाने कैसे मैं एक ड्रैगन बन गया। मेरा नाम हुआंग जे है, मेरी एज 26 ईयर्स है, मेरा आईडी कार्ड नंबर 45038 है और मेरा होम एड्रेस तियाननैन प्रोविंस, गुईचैंग, ज्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, सीनिंग रोड नंबर 20-1 है। मेरे फादर का नाम हुआंग कांग पिंग है, एज 56। वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है और मेरी मदर पान शाओलिन के साथ मिलकर एक छोटा सा सुपरमार्केट चलाते हैं। ये सुनकर वो ऑफिसर पूरी तरह से शॉक में चला गया। आपको पता होना चाहिए कि उस बैरियर और शिया की सीक्रेट सिक्योरिटी की वजह से बैरियर के बाहर के इंटेलिजेंट क्रीचर्स को शिया के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। इतनी परफेक्ट कहानी बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मिस्टर हुआंग जे, राइट? आप प्लीज शांत रहें, मैं अभी किसी को ये डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए भेजता हूँ। अगर आपकी बात सच निकली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अभी आपकी सेफ्टी के लिए प्लीज जल्दी से बैरियर के बाहर उड़कर चले जाएं। लेकिन लीडर, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकते हैं? मैंने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसने रिप्लाई किया, हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ल्यू वे हान को वॉकी टॉकी पर कंफर्मेशन मिल गया कि इस ब्लैक ड्रैगन ने जो भी डिटेल्स दी थी वो बिल्कुल मैच कर रही हैं। कुछ ही देर में एक हेलीकॉप्टर 4 से 5 टन लेकर वहां पहुंचा। इन्हें देखते ही मुझसे और कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने उन्हें स्पीड में खाना शुरू कर दिया। लेकिन सब कुछ खाने के बाद हालांकि मेरा पेट भर चुका था, फिर भी मैं उड़ नहीं पा रहा था और खाते वक्त मुझे फील हुआ कि ये मीट बहुत ड्राई था, बैरियर के बाहर मिलने वाले मीट से बिल्कुल अलग। मैंने कंफ्यूज होकर लेफ्टिनेंट कर्नल ल्यू वे हान की तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए एक्सप्लेन किया, ऐसा इसलिए है क्योंकि बैरियर के बाहर रहने वाले एनिमल्स की बॉडी में रिच मैजिक एलिमेंट्स होते हैं। चाहे बात न्यूट्रिशनल वैल्यू की हो या मीट की क्वालिटी की, वो हमारी कंट्री से काफी बेटर होती है। तुम्हें बाहर का मीट खाने की आदत हो गई है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें यहाँ का मीट टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सिया एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट किया है। वो लोग तुम्हें बचाने का एक प्लान बनाने के लिए जल्द ही यहाँ आएंगे। इस बीच वो तुम्हारा ब्लड सैंपल निकालेंगे और कुछ चेकअप्स करेंगे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होने देंगे। मैंने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। आखिर सिया आते वक्त मैं एक गिनी पिग बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। और वैसे भी जायंट ड्रैगन्स की वाइटैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, यहाँ तक कि अगर मेरी बॉडी को काट भी दिया जाए तो भी वो पूरी तरह से हील हो सकती है। और मेनली मैं ये देखना चाहता था कि मेरे दिल, लिवर, स्प्लीन, लंग्स और किडनीज अब कैसे दिखते हैं। कुछ घंटों बाद सिया एकेडमी ऑफ साइंसेज के रिसर्चर्स वहां आ गए। उन्होंने सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट किया और फिर एक छोटा सा रोबोट मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया, एक कैप्सूल एंडोस्कोप की तरह। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें मेरे ऑर्गन्स और बोन स्ट्रक्चर का एक
बेसिक आइडिया मिल जाएगा और आखिर में वो रोबोट डाइजेशन के बाद बाहर निकल आएगा, जिससे मेरी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन चेकअप के टाइम मैंने गलती से उस रोबोट को अपने पेट में पूरी तरह डाइजेस्ट कर लिया। वो मुझे खाने में न सिर्फ काफी टेस्टी लगा, बल्कि मैं क्लियरली फील कर पा रहा था कि इस चीज की मेरी बॉडी के लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू थी। मैं सोच रहा था कि काश वो लोग ऐसे और रोबोट्स लेकर आएं। तुम लोगों के पास अभी और ऐसे रोबोट्स बचे हैं क्या? मेरी इस अजीब रिक्वेस्ट को सुनकर हेड रिसर्चर डिंग शुएन तुरंत समझ गया कि जरूर उस रोबोट के अंदर कोई ऐसा मटेरियल था जिसकी जायंट ड्रैगन की बॉडी को सख्त जरूरत है। लेकिन जब वो बाकी लोगों को और रोबोट्स ढूंढकर लाने का ऑर्डर देने ही वाला था, तभी अचानक बगल से एक आवाज आई, एकेडमिशियन डिंग, मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, हम बैटरीज के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं। ये उनकी टीम का एक रिसर्चर श्यायू बोल रहा था। श्यायू पहला इंसान था जिसने डिस्कवर किया था कि सुपर नेचुरल क्रीचर्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू चार्ज किया जा सकता है। असल में करीब 5 महीने पहले सिया ने इलीगली एंटर करते हुए एक एंजल ऑफ लाइट को पकड़ा था। उस वक्त लंबे टाइम तक मैजिक की कमी के कारण वो गहरे कोमा में चला गया था। पास के मिलिट्री हॉस्पिटल ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे सुपर नेचुरल क्रीचर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से उनके सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स उस पर बेअसर थे। सिर्फ डिफिब्रिलेटर यूज करते टाइम एंजल की हार्ट रेट में थोड़ा रिएक्शन दिखा था। श्यायू ने गेस किया था कि एंजल शायद सस्पेंडेड एनिमेशन जैसे किसी स्टैंड बाय मोड में चला गया था और उसकी हार्ट रेट में चेंज उसी डिफिब्रिलेटर से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिएक्शन था। बस पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए वो उठ नहीं पाया। उस टाइम उसने पावर और बढ़ाने का सजेशन दिया था। बाद में बाकी रिसर्चर्स ने श्यायू का सजेशन मान लिया और उन्होंने एंजल के हार्ट पर कई बार डिफिब्रिलेटर से इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। आखिरकार 2 लाख वोल्ट्स के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक ने एंजल को सक्सेसफुली होश में ला दिया था। ये सुनकर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। एक एंजल मिथोलॉजिकल लेजेंड्स का क्रीचर है और वो रिचार्ज होकर अपनी एनर्जी वापस पा रहा है। ये सुनने में कितना अजीब और बिना क्लास का लग रहा था, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचने पर मुझे समझ आया कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। यहाँ बहुत सी चीजों को अब नॉर्मल नजरिए से नहीं देखा जा सकता था। तो अगर ऐसी बात है तो प्लीज सोचो मत, मुझे तुरंत इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करो। डिंग शुएवेन ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत किसी को 2 वायर्स लाने को कहा और उन्हें डायरेक्टली मेरे मुंह में घुसा दिया। जैसे ही कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट मेरे ब्लड के थ्रू तेजी से मेरे हार्ट तक पहुंचा, मुझे अचानक फील हुआ कि मेरी ड्रैगन बॉडी काफी एनर्जेटिक हो गई है। यहाँ तक कि मैजिक लैक करने का असर भी कम हो गया। मैं उन वायर्स को चबाते हुए उनका पूरा रस लेने लगा और आराम से मेरी आंखें बंद होने लगी। काफी देर बाद मुझे याद आया कि मुझे रिसर्चर्स को अपनी फीलिंग्स बतानी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी में एड्रेनलिन पंप कर दिया गया हो। मेरी पूरी बॉडी एक्साइट हो चुकी है और मैं क्लियरली फील कर सकता हूं कि मैं और स्ट्रांग होता जा रहा हूं। लेकिन सिर्फ चार्जिंग करके स्ट्रांग बनना, क्या इसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो और सिंपल नहीं है? ये सुनकर डिंग शुएवेन मुस्कुराया और बोला, मिस्टर हुआंग, आप अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल भी लो नहीं है, क्योंकि हमारी शाह के यहाँ आने से पहले इस वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी? क्या तुम्हारा मतलब ये है कि इस वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इतनी बैकवर्ड है कि इन्होंने अब तक इलेक्ट्रिसिटी यूज करना ही डेवलप नहीं किया था? उसने ना में सिर हिलाया और कहा, जब मैंने कहा कि इस वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो मेरा मतलब था कि वहां सच में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तुम चाहे कोई भी मेथड लगा लो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बैरियर के बाहर के नेचुरल वर्ल्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए वहां करंट पैदा करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उनके पास लाइटनिंग और मैजिक स्पेल से बनी हुई नेचुरल लाइटनिंग जैसे ऑप्शन जरूर हैं। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर हुआंग, बैरियर के बाहर की वर्ल्ड हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा लगता है कि आप अभी तक नहीं जानते कि बाहर के वर्ल्ड का माइक्रोस्कोपिक डोमेन पूरी तरह से एक घनी मिस्ट में लॉक हो चुका है। आसमान में सूरज, चांद और तारे अब वो नॉर्मल सेलेस्टियल बॉडीज नहीं रहे जिन्हें हम जानते थे, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स एनर्जी मासेस हैं। अब तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक बाहर का वर्ल्ड बिल्कुल एक हाईली ऑप्रेस्ड पैस्चर फील्ड जैसा है। वो सो कॉल्ड गॉड्स ही इस पैस्चर फील्ड के ओनर हैं और सारे इंटेलिजेंट क्रीचर्स बस उनके गुलामों जैसे हैं। वो अपने हर्ट को इजीली कंट्रोल और मैनेज करने के लिए कभी नहीं चाहते कि उनकी भेड़ें ज्यादा कुछ जाने या बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएं। तो ऐसी बात है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये चार्जिंग वाला चीट सिर्फ हमारे शाह देश के पास ही है ना? हाँ, ये सच है। लेकिन मिस्टर हुआंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जैसे सुपर नेचुरल क्रीचर्स के लिए उतनी भी मैजिकल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उस एंजल के केस में हमने जो सीखा था उससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली किसी सुपर नेचुरल क्रीचर की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाती है। ये एक डायरेक्ट और हाईली एफिशिएंट एनर्जी रिस्टोर करने का तरीका है। असल में अभी तुम स्ट्रांग नहीं हो रहे हो, बल्कि लंबे टाइम तक एनर्जी ना मिलने की वजह से तुम्हारे कई ऑर्गन्स का फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी बस तुम्हारे उन वीक और सोए हुए ऑर्गन्स को फिर से रीएक्टिवेट कर रही है ताकि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे अपने पीक कंडीशन में वापस आ सके। मिस्टर हुआंग, अभी काफी देर हो चुकी है, तो क्या आप हमारे साथ रिसर्च रूम में चलना पसंद करेंगे? वहां हमारे पास आपको चार्ज करने के लिए काफी बेटर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। अगले दिन बेलोंग हॉ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के एक रिसेप्शन रूम में। तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा एक जायंट ड्रैगन बन गया है। फोन पर बात करने के कुछ ही देर बाद लोकल लीडर्स खुद हुआंग कांगपिंग कपल के घर उनसे मिलने चले गए थे।
उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है, इसलिए उसका अभी वापस आना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बीलोंग है मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने उन्हें इनवाइट किया कि वो आकर उनसे मिले, क्योंकि काम की वजह से कॉमरेड हुआंगजे आजकल काफी मेंटल स्ट्रेस में है और उसे अपने पेरेंट्स की जरूरत है। ये सुनकर हस्बैंड और वाइफ कहाँ चैन से बैठने वाले थे। वो हजारों मील का सफर तय करके बीलोंग है सिटी पहुंच गए, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ आकर उन्हें ऐसी अजीब न्यूज सुनने को मिलेगी। अभी हमारे पास ये कंफर्म करने का कोई 100% सॉलिड तरीका नहीं है कि ये ड्रैगन आपका ही बेटा है, इसलिए हमने आप दोनों को यहाँ बुलाया है ताकि आप खुद देखकर इसे कंफर्म कर सकें। ये कहते हुए उसने दीवार पर लगे प्रोजेक्टर को ऑन किया और उस ब्लैक ड्रैगन की पिछले 2 दिन की फुटेज प्ले कर दी। वांग कांगपिंग और उनकी वाइफ पूरे ध्यान से उस फुटेज को देखने लगे। पता है, ये सच में लग तो वही रहा है। भले ही हमारा बेटा किसी दूसरे क्रीचर में बदल गया है, लेकिन उसकी ये कावर्डली और लेजी वाइब, ये 100% पक्का हमारा ही बेवकूफ बेटा है। लेफ्टिनेंट कर्नल लिू, हम अपने बेटे हुआंगजे से कब मिल सकते हैं? सिर्फ वीडियो पर देखना शायद पूरी तरह एक्यूरेट ना हो, बेहतर होगा अगर हम पास जाकर खुद उससे बात करें। हुआंगजे भी कब से आपसे मिलना चाहता है। चलो ठीक है, हम अभी उसके पास चलते हैं। थोड़ी ही देर में लिू वे हान उन दोनों को उस जगह ले गया जहां मुझे चार्ज किया जा रहा था। जैसे ही स्टाफ मेंबर्स ने मेरी बॉडी से कनेक्टेड पावर सप्लाई को कट किया, मैं तुरंत होश में आ गया। अपने पेरेंट्स को देखकर मैं भागकर उन्हें कस के गले लगाने ही वाला था, तभी लिू वे हान ने जल्दी से अपना हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा किया। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर एक 170 टन का बड़ा बच्चा उन्हें गले लगाता तो वहां मौजूद सभी लोग पिचक कर मर जाते। क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? हाँ डैड, ऑफ कोर्स, मैं सच में हुआंगजे हूँ। हुआंगजे का ब्लड टाइप क्या है? ओ पॉजिटिव। हुआंगजे को कौन सा फ्रूट सबसे कम पसंद है? ड्यूरियन। 2002 की गर्मी की छुट्टियों में मंदिर के मेले में जाते वक्त ऐसी कौन सी चीज थी जो हुआंगजे को सबसे ज्यादा याद है? मैं गुम हो गया था, नहीं बल्कि आप लोग मुझे भूल गए थे। उस टाइम मैं रो रहा था और मैंने आपकी कार के पीछे 100 मीटर तक दौड़ लगाई थी, लेकिन आप दोनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बाद में आपने मुझे रिश्वत के तौर पर 50 पैसे दिए थे ताकि मैं गुस्सा ना करूं। तो क्या कभी हुआंगजे की कोई गर्लफ्रेंड थी? डैड, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? सही कहा लेफ्टिनेंट कर्नल लिू, ये हमारा ही बेवकूफ बेटा है। ये सुनकर लिू वेहान बेहद खुश हो गया। पेरेंट्स की कंफर्मेशन मिलते ही अब ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई थी। उसके बाद हमारी फैमिली ने खुशी खुशी करीब 2 घंटे तक बात की। रात के 11 बजे तक हुआंग कांगपिंग कपल को थोड़ी थकान फील होने लगी थी। पास के गेस्ट हाउस में आकर वो बस आराम करने ही वाले थे, तभी अचानक लिू वेहान उनके दरवाजे पर आया। मुझे माफ करना मिसेस पैन, हमारे टेक डिपार्टमेंट ने नोटिस किया कि आपने वीचैट मोमेंट्स पर एक पोस्ट अपलोड की है जिसमें आपने अपने बेटे के ड्रैगन बन जाने की बात कही है और प्रूफ के तौर पर एक फोटो भी ऐड की है। क्या ऐसी कोई बात है? मुझे माफ कर दो, मेरी मेमोरी भी ना बस। ये केस तो एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री मामला है जिसकी न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या अभी इसे डिलीट करने का टाइम है? हमारे टेक डिपार्टमेंट ने तुरंत आपकी पोस्ट ब्लॉक करके डिलीट कर दी थी, जिससे सोसाइटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैं मेनली मिस्टर हुआंगजे की आइडेंटिटी इशू के बारे में आप दोनों से बात करने आया था। उसके ड्रैगन बन जाने का सीक्रेट दुनिया से छिपा कर रखा जाएगा। वो शिया में एक नेचुरलाइज्ड जायंट ड्रैगन के रूप में ऐड होगा ताकि फ्यूचर में कई सारी प्रॉब्लम्स और डेंजर से बचा जा सके। हमने इस बारे में हुआंगजे से भी बात कर ली है और वो इस प्लान को सपोर्ट करता है। इसलिए ड्रैगन की फॉर्म में अब वो अपना नाम हुआंगजे यूज नहीं कर पाएगा। उसका नया नाम होगा डायस, जो नॉर्थ से आया एक टेरिफाइंग जायंट ड्रैगन होगा और नेचुरली वो आप दोनों को नहीं पहचानता। इसलिए फ्यूचर में किसी भी पब्लिक प्लेस पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग उससे डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। पब्लिक के सामने प्लीज उससे चिपकने या उसे बेटा कहकर बुलाने की गलती मत करना। वांग कैंगपिंग को लगा कि उसके बेटे के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि लियू वीहान की बात वैलिड है। साथ ही लियू वीहान ने कहा कि वो उन्हें इसका कॉम्पेंसेशन भी देंगे, इसलिए उन दोनों ने खुशी से ये बात मान ली। दूसरी तरफ बेलोंग है मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिंग शुएवेन अपनी टीम के साथ इस ब्लैक ड्रैगन के ब्लड पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन अपनी प्रेजेंट एबिलिटीज और कंडीशंस की वजह से वो अभी तक ड्रैगन ब्लड के बारे में कुछ भी पता लगाने में फेल थे। इसलिए किसी ने सजेस्ट किया कि हम बॉर्डर के बाहर इसका इलाज क्यों नहीं ढूंढते। मैंने सुना है कि कुछ ओल्ड फैमिलीज और एल्केमिस्ट्स को ड्रैगन ब्लड से पोषण बनाने का सीक्रेट पता है। एक नॉर्मल आदमी भी उसे पीकर आसानी से ड्रैगन ब्लड लाइन पाकर एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन वॉरियर बन सकता है। एक इंसिडेंट तभी हुआ जब अचानक साउथ वेस्ट बॉर्डर पर एक अडल्ट रेड ड्रैगन हमारी कंट्री के कुछ क्रिमिनल्स को अपना ड्रैगन ब्लड बेचने आया। शायद हम एक बेट सेट करके उसे ट्रैप कर सकते हैं और उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। ये सुनकर डिंग शियावेन की आंखें चमक उठी। हालांकि बॉर्डर के बाहर जाकर एक अडल्ट रेड ड्रैगन को मारना काफी मुश्किल था, लेकिन एक अडल्ट ब्लैक ड्रैगन किसी रेड ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रांग होता है और ऊपर से हम हुआंगजे को कुछ हाईटेक वेपन्स भी पहना सकते थे और कुछ J-20 फाइटर जेट्स को उसकी सपोर्ट में भेज सकते थे। मैं नहीं मानता कि इन सब के बाद भी हम एक रेड ड्रैगन को गिरा नहीं पाएंगे और एक बार मिस्टर हुआंगजे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आने का मेथड सीख लें तो हम उनके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने का सोच सकते हैं। डिंग शियावेन इस बारे में जितना सोचता उसे उतना ही अफसोस होता, लेकिन इससे पहले मुझे ये ब्लैक ड्रैगन की आइडेंटिटी फिक्स करनी होगी। उसके बाद ही लोग उसे पब्लिक व्यू में देख पाएंगे और वो कंट्री के लिए प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा।
तो डिंग शियोवेन मेरे पास आया और उसने अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट दिखाई, जिसके मुताबिक डायस नाम का एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक ड्रैगन एक ईविल डीमन किंग से लड़ते वक्त बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद कुछ गंदे नॉल्स ने उसे घेर लिया। जब ड्रैगन मौत की कगार पर खड़ा था, एक बहादुर और खूबसूरत फीमेल प्रोस्पेक्टर कैप्टन ने उस ब्लैक ड्रैगन को देखा और लोगों के मना करने के बावजूद उसकी जान बचा ली, जिससे ड्रैगन को इस खतरे से निकलने का रास्ता मिल गया। एक सेकंड, क्या तुम्हें ये स्क्रिप्ट थोड़ी इलॉजिकल नहीं लग रही? ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल औरत होती है जो बॉर्डर के बाहर जाकर प्रोस्पेक्टा कैप्टन का काम करेगी? और कोइंसिडेंस की बात यह है कि उसे मरते हुए ड्रैगन की बॉडी मिलती है जो सिंपैथी से भर जाती है और ड्रैगन की जान बचा लेती है। अगर प्लॉट ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो इसमें थोड़े रोमांस एलिमेंट्स और ऐड होंगे ना। मुझ जैसा एक ब्लैक ड्रैगन आगे चलकर उस फीमेल कैप्टन से प्यार करने लगता है और उसका दिल जीतने के लिए हमेशा उसके पास रहने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो खुशी खुशी जिया की सिटीजनशिप लेने के लिए अग्री हो जाता है। हालांकि ये प्लॉट थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें सेंस है और लोगों को बात करने का टॉपिक भी मिल जाएगा। ये कहानी कॉमन लोगों को सुनने में ज्यादा मजेदार लगेगी। सिर्फ उस नेचुरलाइज्ड ड्रैगन पर जिया का सन इन लॉ का टैग लगाने से पब्लिक के दिलों में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ने लगेगा। ये तुम्हारे इस आइडेंटिटी के साथ फ्यूचर में काम करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये बात तो सेंस बनाती है। ठीक है, लेकिन मेरी एक्टिंग स्किल्स बहुत लिमिटेड है, तो कुछ गड़बड़ होने पर मुझे ब्लेम मत करना। आपके समझने और हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हुआंग, आप फिक्र मत कीजिए, इसमें ज्यादा एक्टिंग स्किल्स नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ कूल और डोमिनेटिंग एक्ट करना है और बाकी सब आप हम पर छोड़ दें। लेकिन फीमेल लीड कौन सी होनी चाहिए, इस बात का डिसीजन शायद आपको खुद लेना होगा। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए किसी ब्लाइंड डेट का अरेंजमेंट कर रहे हो? डिंग शू वैन कुछ देर तक कंप्लीटली चुप हो गया। उसके बाद उसने रिप्लाई किया, लगता है कि अब आपसे ये छिपाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर वैंग, अगर आप ऐसा सोचना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम सच में आपके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहते थे, ताकि ना सिर्फ आपकी लव लाइफ रिच बने बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में भी मदद मिले। दूसरा, हम ये भी टेस्ट करना चाहते हैं कि सुपरनैचुरल बीइंग्स में कोई ह्यूमन इंस्टिंक्ट बाकी रहती है या नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ह्यूमंस, ड्रैगन्स और एल्व्स जैसे लोगों में इंटरब्रीडिंग को रिसर्च कर सकें। एक ग्रैंड ड्रैगन होते हुए भी देश को मेरे लिए एक बीवी चुनकर लानी पड़ रही है। ये सोचकर ही कितना अजीब लग रहा है ना। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में डिटेल से बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैंने दोबारा एक ह्यूमन में बदलने की एबिलिटी मास्टर नहीं की है। एक 100 टन का ड्रैगन बनकर किसी औरत से प्यार करना कितना ऑकवर्ड होगा ना। मिस्टर वांग, आपको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम पहले से ही एक मेथड ढूंढ चुके हैं जिसकी मदद से आप दोबारा इंसान बन सकते हैं। सच में, अभी हाल ही में एक रेड ड्रैगन ने हमारी कंट्री के कुछ क्रिमिनल्स को अपना ब्लड बेचने का सोचा है। वो अभी भी इंसानों में चेंज होने की टेक्निक रखता है। उसने ह्यूमंस के फॉर्म का यूज करके बायर्स के साथ काफी बार डील की थी। फिर अब इतना इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? चलो जाकर उस ड्रैगन से वो मेथड मांगते हैं। बात यह है मिस्टर वैंग कि हमारा प्लान इस ड्रैगन से डायरेक्ट मेथड मांगना नहीं था, बल्कि फोर्स का यूज करके इस अडल्ट रेड ड्रैगन को एज अ हॉस्टेज पकड़ना था। ऐसा नहीं है कि हम काफी क्रूअल हैं, बल्कि ये रेड ड्रैगन असल में बहुत खतरनाक और शातिर दिमाग का है। ये बॉर्डर के बाहर के व्यापारियों को जबरदस्ती परेशान करके उनसे सेफ ट्रैवलिंग के नाम पर ह्यूज प्रोटेक्शन फीस कलेक्ट करता है। सिर्फ यही नहीं, वो हमारे देश के घुसखोरों के साथ मिलकर हमारे नेशनल सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को चुरा रहा था। हम सच में उसके सामने फाइट करने ही वाले थे, लेकिन बॉर्डर के बाहर जाकर एक अडल्ट रेड ड्रैगन को एज अ हॉस्टेज पकड़ना काफी मुश्किल हो गया था। आखिर मैं रेड ड्रैगन से कैसे लड़ सकता था जब मैं पहले से सबसे बेकार ड्रैगन व्हाइट ड्रैगन तक को हरा नहीं पाया था। इसी बीच डिंग शू वैन मेरी टेंशन को फिगर आउट कर चुका था और बोलने ही वाला था। ब्लैक ड्रैगन्स जायंट ड्रैगन्स की ट्राइब में क्लोज कॉम्बैट के मास्टर माने जाते हैं, और वैसे भी हम आपको अकेले थोड़ी ना उस ड्रैगन से लड़ने को भेजेंगे। हमारी मिलिट्री आपके सपोर्ट में फाइटर जेट्स और ग्राउंड यूनिट्स तैयार रखेगी। क्या ये पूरा सेटअप एक अकेले रेड ड्रैगन को मारने में आसानी से काम नहीं करेगा? उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं गहरे सोचों में खो गया। अगर मैं अभी एक लोनली ड्रैगन होता तो अकेले फाइट करने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब मैं अपनी मदरलैंड को लौट चुका था। देश के रिसोर्सेज की मदद से मैं अच्छे से खा और आराम कर पाता था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से लगातार अपनी पावर भी बढ़ाता रहता था। मुझे अब ये सोचकर ही डर लग रहा था कि श्या के वो सभी सिटीजन्स जिन्हें एक जायंट ड्रैगन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, वो जरूर मुझसे काफी हाई एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे होंगे। ये सोचते ही मेरी आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ गया। ठीक है, मैं उस रेड ड्रैगन को हैंडल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले क्या मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कोई वीक अपोनेंट नहीं ढूंढना चाहिए? आखिर मेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है और मैंने अभी तक अपनी बॉडी और एबिलिटीज को पूरी तरह मास्टर नहीं किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में आपका प्लान हमारे प्लान से बिल्कुल मैच करता है। मिस्टर हुआंगजे, यहाँ देखिए, बेलोंगहा के नंबर 1 ट्रेड पोर्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करीब 100 किलोमीटर दूर एक अडल्ट काइमेरा रहता है, जिसका लाइफ लेवल करीब लेवल 5 का है। आपके फर्स्ट प्रैक्टिस टारगेट के लिए इससे बेटर कोई नहीं हो सकता। नंबर 5 ट्रेड पोर्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करीब 120 किलोमीटर दूर एक सब अडल्ट फीनिक्स रहता है। उसका लाइफ लेवल 6 के आसपास है, जो आपका सेकंड चैलेंज टारगेट बन सकता है। नंबर 4 ट्रेड पोर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में करीब 200 किलोमीटर दूर एक वॉल्केनो है, जहां एक लेवल 7 का रॉक डीमन रहता
सकता है, वो आपका फाइनल चैलेंज टारगेट होगा। अगर आप उसे हरा देते हैं तो उस रेड ड्रैगन को हराना 100% कंफर्म हो जाएगा। अपना फाइनल चैलेंज टारगेट देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आपको पता होना चाहिए कि एक लेवल 7 सुपरनैचुरल क्रीचर का सिंगल टारगेट डिस्ट्रक्शन पावर 100 टन्स नेचुरल गैस एक्सप्लोजन से भी ज्यादा भयानक होता है। आप लोगों को सच में लगता है कि मैं एक लेवल 7 रॉक डीमन को चैलेंज कर सकता हूं? कि आप लोग मुझे कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग नहीं समझ रहे हैं? नहीं मिस्टर हुआंग, एक अडल्ट ब्लैक ड्रैगन सच में इतना ही स्ट्रांग होता है, बस आपने अभी तक इस बात को रियलाइज नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए पिछले कुछ दिनों में आपने जो 50,000 डिग्रीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब की है वो पहले ही 40 टन्स नेचुरल गैस एक्सप्लोजन के बराबर है, और आपकी बॉडी कम से कम 1,50,000 डिग्रीज इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब कर सकती है, जिसका मतलब है कि आपका एनर्जी लेवल 120 टन्स एक्सप्लोजन से भी ज्यादा है। तो टेक्निकली आप एक लेवल 7 लाइफ फॉर्म ही हैं, और उस रॉक डीमन को आपका अपोनेंट चुनना भी हमारा काफी सोच समझ कर लिया गया डिसीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट्रीब्यूट्स के मामले में ब्लैक ड्रैगन उस रॉक डीमन का काउंटर है। रॉक डीमन का फायर मैजिक बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन एक ब्लैक ड्रैगन का मैजिक रेजिस्टेंस भी बेहद हाई होता है। सेकेंडली, एक वॉल्केनो का हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट हमेशा से जायंट ड्रैगन्स का फेवरेट हैबिटेट रहा है, इसीलिए अक्सर कुछ जायंट ड्रैगन्स रॉक डीमंस की टेरिटरी में घुसकर लावा बाथ लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच फाइट हो जाती है, और ऐसी फाइट्स में हमेशा जायंट ड्रैगन्स ही जीतते हैं। फाइनली, अगर फाइट के दौरान कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो भी हमारे पास बैकअप प्लान मौजूद है। हमारे देश की मिसाइल्स बॉर्डर के बाहर जाकर काफी वीक हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक 20,000 टन वॉरहेड बॉर्डर के बाहर जाकर सिर्फ 2 या 300 टन की पावर ही दे पाता है, जो कि एक नॉर्मल लेवल 7 एरिया ऑफ इफेक्ट मैजिक के बराबर होता है। तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ इस अटैक को आसानी से सर्वाइव कर सकती है, लेकिन उस रॉक डीमन का बचना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बॉडी लावा और रॉक से बनी है, तो उसका स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं है। एक मिसाइल हिट होते ही वो टूटकर बिखर जाएगा और कोमा में चला जाएगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो में हम मिसाइल्स का यूज करके तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब सुनकर मैंने थोड़ा सोचा, जब इन्होंने सब कुछ इतना परफेक्ट प्लान कर ही लिया है तो मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए मैंने डिंग शुएवन के इस प्रैक्टिस प्लान के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद मेरे पेट के नीचे 2 P-22 मिसाइल्स अटैच कर दी गईं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने मिशन पर निकल पड़ा। उन्होंने कहा था कि इससे मेरी लॉन्ग रेंज अटैक्स ना कर पाने की वीकनेस कवर हो जाएगी। कुछ ही देर में मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा स्वॉम्प एरिया था। इस टाइम कुछ J-6 फाइटर जेट्स पहले से ही वहां हवा में चक्कर लगा रहे थे। उनका मिशन मुझे रास्ता दिखाना और मेरे लिए शिकार ढूंढना था। मिस्टर हुआंग, हमने उस कैमरा को ढूंढ लिया है। वो आपसे राइट साइड की तरफ 3 किलोमीटर दूर है। मुझे भी दिख गया। क्या और कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो मैं अटैक करने जा रहा हूं। उस कैमरा को भी कुछ गड़बड़ फील होने लगी थी। पिछले 2 दिनों से कुछ J-6 फाइटर जेट्स उसकी टेरिटरी के आसपास मंडरा रहे थे, जो क्लियरली उसकी स्काउटिंग कर रहे थे। कैमरा जैसे नेटिव क्रीचर के लिए J-6 फाइटर जेट्स बहुत ही अनोइंग चीज थे। पहला तो वो बहुत फास्ट थे और दूसरा वो बहुत ज्यादा नॉइस करते थे। इसलिए पिछले 2 दिनों से J-6 फाइटर जेट्स का शोर सुनकर कैमरा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। जैसे इंसान मच्छरों से नफरत करते हैं और उन्हें एक थप्पड़ में मार देना चाहते हैं, वैसे ही वो भी उन जेट्स को खत्म करना चाहता था। लेकिन थैंकफुली उसकी ये परेशानी जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि एक जायंट ब्लैक ड्रैगन बेहद गुस्से में उसकी तरफ झपटा। मेरी ड्रैगन ऑरा का टेरर इतना रियल था कि 1000 मीटर्स दूर से ही उसे एक ऐसा डर और घुटन फील हुई जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। वो डर के मारे कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया था, और जब तक वो रिएक्ट कर पाता, मेरे मजबूत पंजों ने उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक दिया था। उस वक्त मैं भी काफी सरप्राइज था। पहले मेरा ड्रैगन ऑरा बस एक पैसिव स्किल जैसा हुआ करता था। मैंने जमीन पर बिना हिले डुले पड़े हुए उस कैमरा को देखा और मुझे फील हुआ कि मुझे तो फाइट में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। कितना बोरिंग है। मुझे तो फाइट एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। मैं तो अपनी 2 मिसाइल्स भी शूट करना चाहता था। ब्रदर्स, मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा इतना कमजोर निकलेगा। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और एक ही हिट में इसे बेहोश कर दिया। मुझे तो मिसाइल्स टेस्ट करने का चांस ही नहीं मिला। अब आगे क्या करना है? क्या हम नेक्स्ट लोकेशन पर चलें? सर, कमांड सेंटर का सजेशन है कि आप पहले वापस आ जाएं। हमारा टारगेट नंबर 2 यहाँ से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और बॉर्डर के बाहर हमारे फाइटर जेट्स की फ्लाइट रेंज लिमिटेड है, इसलिए अगर हम वहां गए तो वो आपको ज्यादा देर तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। साथ ही एकेडमिशियन डिंग चाहते हैं कि आप उस कैमरा को अपने साथ वापस ले आएं। वो लोग उस पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। फाइन, मैंने हेल्पलेसली उस कैमरा को अपने मुंह में दबाया और वापस उड़ चला। बेस पर वापस पहुंचने के बाद मुझे कोई मतलब नहीं था कि शिया एकेडमी ऑफ साइंसेज उस कैमरा के साथ क्या करने वाली है। मैंने डायरेक्टली कम्युनिकेशन चैनल में चिल्लाकर कहा, लेट्स गो ब्रदर्स, नेक्स्ट फाइट के लिए निकलते हैं। वेट अ मिनट मिस्टर हुआंग, उस फीनिक्स के पास जाने से पहले मुझे आपसे एक इशू डिस्कस करना है। क्या इशू है? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस हम चाहते हैं कि जब आप उस फीनिक्स से फाइट करें तो थोड़ा हल्के हाथ से अटैक करें। फीनिक्स एक बेहद रेयर क्रीचर है। हमारी करंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बॉर्डर के बाहर उनकी टोटल पॉपुलेशन 50 भी नहीं बची है। वो एक एंडेंजर्ड सुपरनैचुरल लाइफ फॉर्म बन चुके हैं। हमारी कंट्री अभी एक नया एनिमल प्रोटेक्शन लॉ बनाने का प्लान कर रही है और वो फीनिक्स को वर्ल्ड्स लेवल 1 प्रोटेक्टेड एनिमल्स की लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। इसलिए मिस्टर हुआंग, प्लीज फाइट के टाइम उसे जान से मत मारना। ओके, मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद सिर्फ ये शब्द कहे। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिंग जुए 1
ऐसी कोई रिक्वेस्ट करेगा। हमारी कंट्री को इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और उन्होंने अभी से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने और इकोसिस्टम को बचाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। शायद इसी को एक ग्रेट नेशन का एटीट्यूड कहते हैं। उस फीनिक्स का घोंसला एक जायंट फ्लेम ट्री पर बना हुआ था। जब मैं वहां पहुंचा तो वो फीनिक्स अपने घोंसले में आराम से अपने पंख साफ कर रहा था, लेकिन उसकी अलर्टनेस कांगीरा से कहीं ज्यादा थी। उसने मुझे 10 किलोमीटर दूर से ही स्पॉट कर लिया था और बिना सोचे सीधा मुझ पर अटैक करने के लिए उड़ पड़ा। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी 2 मिसाइल्स शूट कर दी। हालांकि वो उसे हिट नहीं कर पाई, लेकिन इससे फीनिक्स पूरी तरह से गुस्से में आ गया। उसने तुरंत मुझ पर कई फायरबॉल्स फेंके। मुझे लगातार कुछ फायरबॉल्स हिट हुए और मैंने तो एक फायरबॉल को अपना बड़ा मुंह खोलकर निगल भी लिया, लेकिन मुझे खरोच तक नहीं आई। ये सीन देखकर ना सिर्फ वो फीनिक्स डर गया, बल्कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। मेरा ड्रैगन फॉर्म इतना मजबूत था। ऐसा लगता है एकेडमिशियन डिंग ने बिल्कुल सही कहा था। मैं खुद की पावर के बारे में बहुत कम जानता हूं। अपनी स्ट्रेंथ रियलाइज करने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह से आजाद कर दिया। मैंने अपना ड्रैगन ऑरा फुल्ली एक्टिवेट किया और पागलों की तरह उस फीनिक्स पर अटैक कर दिया। लेकिन फीनिक्स भी एक लेवल 6 सुपरनैचुरल क्रीचर था। अपनी स्पीड और लॉन्ग रेंज मैजिक के एडवांटेज के साथ वो अभी भी फाइट में कंप्लीटली अपर हैंड बनाए हुए था। लेकिन मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि डिंग शुए वेन ने फीनिक्स को मेरे सेकंड चैलेंज टारगेट के लिए क्यों चुना था। नॉर्मली देखा जाए तो स्पीड के मामले में मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं था, जिसकी वजह से ये फाइट वन साइडेड पिटाई में बदल सकती थी। लेकिन यही चीज मुझे गुस्से से भर रही थी और मेरे ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन में छिपी हुई पावर को एक्टिवेट कर रही थी। जैसे जैसे फाइट इंटेंस होती गई, मेरी बॉडी पर इंजरीज भी बढ़ती गई, लेकिन इससे मेरी कंडीशन पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा मैं और भी ज्यादा एक्साइट होता जा रहा था और मुझे इस फाइट में मजा आने लगा था। उस ब्रूटल और फोकस्ड क्लोज कॉम्बैट के दौरान मुझे फील हुआ कि मेरी ह्यूमन सोल फाइनली मेरे ड्रैगन बॉडी के साथ परफेक्टली मर्ज हो चुकी है। ब्लैक ड्रैगन्स पैदा ही लड़ने और जीतने के लिए होते हैं। मैं एक किंग हूं। मैंने एक लो ग्राउल किया, जो एक डिक्लेरेशन जैसा भी लग रहा था और खुद को हील करने का तरीका भी। इस वक्त वो फीनिक्स पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा कौन सा ड्रैगन होता है जो फाइट के दौरान और भी ज्यादा ईविल और टेरिफाइंग होता जाए? ये तो सच में पक्षियों के लिए एक नाइटमेयर था। अब वो फीनिक्स हार मान चुका था और वहां से भागना चाहता था। उसने स्पीड बढ़ाई और मेरे पास से गुजरते हुए फाइट से एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक मेरा ड्रैगन ऑरा जो अब तक स्टेबल था, वो अचानक चेंज हो गया। एक अननोन पावर तेजी से बाहर निकली और हवा में एक मैसिव लाइटनिंग बोल्ट अचानक से स्ट्राइक हुआ, जिसने उस फीनिक्स को झटके से सुन्न कर दिया। फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में मैंने मौके का फायदा उठाया और अपने ड्रैगन टेल स्विंग से उसे कसकर लपेट लिया। फिर मैंने अपना मुंह खोला और मेरे तेज ड्रैगन टीथ ने आसानी से फीनिक्स की बॉडी को चीर दिया। गोल्डन ब्लड फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा और उसके तुरंत बाद एक बेहद दर्दनाक चीख गूंज उठी। इस बीच ये पूरी फाइट शिया एकेडमी ऑफ साइंसेज और मिलिट्री भी देख रही थी। उन्होंने बिना खर्चे की परवाह किए कई एडवांस ड्रोन्स का यूज करके इस फाइट को पूरी तरह लाइव स्ट्रीम किया था। जब उन्होंने ब्लैक ड्रैगन को पिटते हुए देखा और फिर उसका फाइट में वापस आना और आखिर में उसके फेरोशियस नेचर के साथ उसका डेडली काउंटर अटैक देखा, तो सबकी हार्ट बीट्स रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। कमांडर गौ सॉन्गमिंग ने एक्साइटेड होकर कहा, एग्जैक्टली, कॉम्बैट ही एक जायंट ड्रैगन को ग्रो और अवेकन करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ ही टाइम में मिस्टर हुआंग पूरी तरह से ब्लैक ड्रैगन की बॉडी के साथ मर्ज होकर उसे मास्टर कर लेंगे। वहां मौजूद सभी लोग बेहद एक्साइटेड थे, सिर्फ डिंग शुए वेन को छोड़कर, जो फ्राउन किए हुए थोड़ा टेंशन में लग रहा था। उसे इस रिजल्ट से कोई हैरानी नहीं थी। उसे बस इस बात की टेंशन थी कि ब्लैक ड्रैगन के ब्लड लाइन पावर के लगातार अवेकनिंग होने से क्या मिस्टर हुआंग की ह्यूमन मेंटालिटी में कोई चेंज आएगा। अगर ब्लैक ड्रैगन का नेचर उनकी ह्यूमन नेचर पर हावी हो गया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी, जिस पर उन्हें फोकस करने की जरूरत थी। इस वक्त मैं अपनी फाइट जीतकर वापस आया ही था, मैंने देखा कि ल्यू वे हान एक औरत के साथ मेरा इंतजार कर रहा है। उसने कहा कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है और मुझे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देने आई है। स्टार्टिंग में मैंने मना कर दिया था, लेकिन वो सब मुझे बार बार फोर्स करने लगे। और वैसे भी ये औरत बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल लग रही थी। वो कहीं से भी एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे ब्लाइंड डेट पर मिलने आई है, जैसे उसने मेरे माइंड को रीड कर लिया हो। उस औरत ने भी बहुत ओपनली मान लिया और कहा, बिल्कुल सही मिस्टर हुआंग, आपकी साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ मैं सच में आपकी ब्लाइंड डेट कैंडिडेट्स में से एक हूं। मुझे बिना किसी रीजन के काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैंने ल्यू वही हान की तरफ सिर घुमाकर कहा, ब्रदर ल्यू, क्या हम किसी और को ला सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि मेरे और इस लेडी के बीच कोई कनेक्शन बन पाएगा। लेकिन इससे पहले कि ल्यू वही हान कुछ कह पाता, उस औरत ने फिर से बोलना शुरू किया, मिस्टर हुआंग, हमारी तो ये फर्स्ट मीटिंग है, आपने इतनी जल्दी ये डिसीजन कैसे ले लिया? क्या आपको लगता है कि एक औरत जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है वो उतनी ही कॉन्फिडेंट, शार्प और हैंडल करने में मुश्किल होती है? क्या इसलिए आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और आप मुझसे दूर रहना चाहते हैं? तुम्हें कैसे पता
पता। मेरे मुंह से इंस्टेंटली ये बात निकल गई। मिस्टर हुआंग, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है और मैं इजीली बता सकती हूँ कि आप काफी मेल चॉविनिस्टिक नेचर वाले इंसान हैं। खासकर एक ड्रैगन बनने के बाद आपकी ये थिंकिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होगी। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर मैंने ल्यू वई खान की तरफ देखा। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखा ये औरत सच में मेरे टाइप की नहीं है। ये जानते हुए भी कि मेरा नेचर डोमिनेंट है, फिर भी ये मुझ ड्रैगन पर ऐसे हावी होने की कोशिश कर रही है। इसका लेवल बहुत हाई है, मैं इससे पक्का नहीं जीत सकता। मिस्टर हुआंग, प्लीज गलत मत समझिए। आपकी ब्लाइंड डेट कैंडिडेट बनने से पहले मेरी मेन जॉब आपके साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करना है। प्लीज मेरे प्रोफेशनलिज्म पर ट्रस्ट कीजिए और मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, एक जेंटलमैन होने के नाते मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम देता हूँ। वो औरत मुस्कुराई और उसने अपनी नोटबुक निकाली। मिस्टर हुआंग, अगर मेरा गैस सही है तो आप करेंटली फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से ह्यूमन फीमेल्स में इंटरेस्ट खो चुके हैं, राइट? मैं अपनी पूंछ जमीन पर पटकते हुए काफी देर तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार मैंने सच बोल दिया। ओके फाइन, मेरे एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स और पार्टनर चूज करने की प्रेफरेंस में सच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। पहले मुझे भी ब्यूटीफुल लड़कियां अच्छी लगती थीं, लेकिन एक ड्रैगन बनने के बाद मैं एक परफेक्ट और फ्लॉलेस एंजल से भी मिला था, पर मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स या पोजेसिवनेस नहीं जगी। उल्टा जब मैं बाद में एक फीमेल व्हाइट ड्रैगन से मिला तो मेरी पूरी ड्रैगन बॉडी एक्साइट हो गई थी। मिस्टर हुआंग, आपकी कंडीशन बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सबसे सिंपल बात लीजिए, बहुत से लोगों को कैट्स पसंद होती हैं, लेकिन चाहे वो कितनी भी क्यूट और ब्यूटीफुल हो, जब तक वो कैट गर्ल्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उन्हें देखकर कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होगा। ये सुनकर मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ और आखिर में मैं अपनी फीलिंग छुपाए बिना बोल ही पड़ा, लेकिन अगर ऐसा ही है तो तुम लोग मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स क्यों अरेंज कर रहे हो? मेरे करंट लुक्स को देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे सिंसियरली पसंद करेगा। ये बात बिल्कुल सच है, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन पर्सनली बोलूं तो राइट नाउ मुझे सच में आप कुछ खास पसंद नहीं आ रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। वेरी गुड वुमन, तुमने सक्सेसफुली मेरी अटेंशन कैच कर ली है। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और ऊपर से उसे एक डेंजरस लुक के साथ घूरने लगा। उस वक्त वो औरत थोड़ा घबरा जरूर गई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को काम रखते हुए जोर से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर हुआंग। मेरा नाम गाओ यिंग है। आप मुझे ज़रूर याद रखेंगे, राइट? ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे अचानक फील हुआ कि एक लड़की को डराने में कोई मज़ा नहीं है, इसलिए मैं वापस नीचे बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके बोला, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस बस इतनी ही है तो आई एम सॉरी। आखिर में मैं तुम्हें बदल कर ही रहूंगा। सच में एक बहुत ही हेटफुल स्ट्रेट मैन है। स्ट्रेट मैन तो स्टबर्न गधों की तरह होते हैं, बस उनकी हाँ में हाँ मिलाओ तो उन्हें आसानी से हैंडल किया जा सकता है। यू कैन डू इट गाओ यिंग। खुद पर बिलीव रखो, तुम पक्का एक मास्टर ड्रैगन टेमर और ड्रैगन नाइट बनोगी। मिस्टर हुआंग, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि रिसर्च टीम आपके लिए कोई गर्लफ्रेंड अरेंज करे। तो फिर क्या? हालांकि मेरा लेवल उतना हाई नहीं था, लेकिन मैं क्लियरली फील कर सकता था कि भले ही ये औरत मुंह से बोल रही है कि उसे मेरी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो बस प्लेइंग हार्ड टू गेट वाला गेम खेल रही थी। मैं इतनी आसानी से उसके जाल में कैसे फंस सकता था? लेफ्टिनेंट कर्नल ल्यू, क्या हमारी रिसर्च टीम मिस्टर हुआंग के लिए एक नेचुरलाइज्ड जायंट ड्रैगन की आइडेंटिटी क्रिएट करने का प्लान बना रही है? हाँ, ऐसा प्लान है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक जायंट ड्रैगन और इंसान के बीच रोमांस का प्लॉट बहुत ही absurd और फेक लग रहा है? अगर मैं सही गैस कर रही हूं तो हमारा मेन एम एक नेचुरलाइज्ड जायंट ड्रैगन की आइडेंटिटी दुनिया के सामने पेश करना है, ताकि हम बॉर्डर के बाहर शिया कंट्री के एडवांस सिविलाइजेशन और फ्रेंडली एटीट्यूड को शो कर सकें, जिससे बाहर के क्रीचर्स का हमारे देश को लेकर प्रेजुडिस और दुश्मनी कम हो जाए। लेकिन इंसान और ड्रैगन के रोमांस का यूज करना, शायद हम शिया के लोगों को ऐसी स्टोरीज बहुत रोमांटिक और टचिंग लगें, लेकिन बॉर्डर के बाहर रहने वाले इंटेलिजेंट क्रीचर्स ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, खासकर जायंट ड्रैगन्स। उन्हें लगेगा कि उनकी इंटेलिजेंस की बेइज्जती की जा रही है और वो सोचेंगे कि शिया ने जरूर कोई डर्टी ट्रिक यूज करके ब्लैक ड्रैगन का ब्रेन वॉश किया है। ऐसे में हमारे देश की गुडविल फील करने के बजाय वो और भी ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि हमारा देश एक डेंजरस और ईविल नेशन है। इसलिए मुझे लगता है कि इंसान और ड्रैगन के रोमांस वाली स्क्रिप्ट का यूज करके मिस्टर हुआंग का कैरेक्टर बिल्ड करना बिल्कुल इलॉजिकल है। मैं उसके ओपिनियन से पूरी तरह अग्री करता हूँ। गाओ यिंग की बातों ने तो सीधा मेरे दिल को छू लिया था। आखिर मुझ जैसे एक हार्डकोर स्ट्रेट ड्रैगन को ब्लाइंड डेट्स पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं अपने खुद के स्टैंडर्ड से अपना सोलमेट ढूंढना ज्यादा पसंद करूंगा। ल्यू विहान ने हल्का सा फ्राउन किया। तुम्हारी बातों में सेंस तो है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट एकेडमिशियन डिंग तक पहुंचा दूंगा। मैं उनकी टीम से इस पर दोबारा डिस्कशन करने को कहूंगा और तुम भी उस मीटिंग में ज्वाइन कर सकती हो। ओके। गाओ यिंग एक फूल की तरह मुस्कुराई और उसने प्लेफुली मुझे आंख मारी। मिस गाओ, चूंकि आपको लगता है कि इंसान और ड्रैगन के रोमांस वाली स्क्रिप्ट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो पक्का आपके पास कोई बेटर प्लान होगा। मेरे पास सच में एक बेटर प्लान है और वो है हमारी शिया कंट्री की एडवांस टेक्नोलॉजी, सिस्टम और आइडियोलॉजी। ऐसा नहीं है कि सारे इंटेलिजेंट क्रीचर्स सिर्फ रोमांस ही चाहते हों।
हूँ। मेरा प्लान ये है कि मिस्टर हुआंग एक ऐसे ब्लैक ड्रैगन हैं जो नॉलेज की भूख और क्यूरियोसिटी से भरे हुए हैं, और बाय चांस उनका सामना हमारी कंट्री के ब्रिलियंट सिविलाइजेशन से होता है। पार्टिकल कोलिजन, बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कैलकुलस, एटॉमिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऐसी अनहर्ड नॉलेज और टेक्नोलॉजी को देखकर ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह फैसिनेटेड हो जाता है और उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे ब्लैक ड्रैगन को रियलाइज होता है कि पुराना वर्ल्ड कितना डार्क, करप्ट और बैकवर्ड है। उसे गहराई से समझ आता है कि थॉट्स को लिबरेट करना और प्रोडक्टिविटी डेवलप करना ही उस पुराने वर्ल्ड को आज़ाद करने, जायंट ड्रैगन रेस को बचाने और अपनी ट्रू सेल्फ वैल्यू को अचीव करने का एक लौता तरीका है। बहुत खूब। लिू विहान अभी भी बिल्कुल कंफ्यूज्ड खड़ा था, लेकिन मैं खुद को गाओ यिंग के लिए तालियां बजाने से नहीं रोक पाया। आइडियल्स, इंटेलिजेंस और करेज, ट्रूथ की तलाश में सब कुछ दाव पर लगा देना और पूरी दुनिया के खिलाफ चले जाना। एक ड्रैगन के लिए सिर्फ यही कैरेक्टर डिजाइन बैड एस और लॉजिकल लगता है। उस पुराने बकवास रोमांस वाले प्लॉट के लिए अपनी पूरी ड्रैगन लाइफ दाव पर लगा देना, वो प्लॉट सच में बहुत ही स्टूपिड, नाइव और बेइज्जती करवाने वाला था। ये सच में बहुत ही बढ़िया आइडिया है। लिू विहान को अब जाकर बात समझ में आई। तुम्हारी थिंकिंग सच में अमेजिंग है। मैं अभी जाकर एकेडमिशियन डिंग से मिलता हूँ और उन्हें तुम्हारा प्लान फॉलो करने के लिए कन्विंस करता हूँ। ये कहकर लिू विहान ने हाथ हिलाया और जल्दी से वहां से चला गया। मिस्टर हुआंग, तो कैसा लगा? क्या आप मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं? नॉट बैड। तुमने मुश्किल से मेरी एक्सपेक्टेशंस को रीच किया है। तुम मेरी साइकोलॉजिस्ट बन सकती हो, तो फ्यूचर में प्लीज मुझे अच्छे से गाइड करना। अगले दिन दोपहर को मैं मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में खुद को चार्ज कर रहा था। तभी मैंने देखा कि गाओ यिंग एक्साइट होकर मेरी तरफ भागती हुई आ रही है। उसने बताया कि सुबह एकेडमिशियन डिंग ने फिर से एक डिस्कशन मीटिंग रखी थी और उन्होंने उसके आइडिया को हाईली अप्रिशिएट किया और एक नई स्क्रिप्ट बनाने का डिसीजन लिया। करंट डिस्कशन के बाद जो बेसिक स्क्रिप्ट रेडी हुई थी वो कुछ ऐसी थी। एक इविल गॉड द्वारा कर्स्ड जायंट ड्रैगन जो अपनी बॉडी और सोल का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो एक दिन बेहोशी की हालत में शिया कंट्री की टेरिटरी में घुस आता है। सेफ्टी रीजंस की वजह से हमारी कंट्री सीधा मिसाइल्स लॉन्च करके उसे गिरा देती है और उसे बंदी बना लेती है। उसके बाद का प्रोसेस काफी लंबा और धीरे धीरे चेंज होने वाला था। जब जायंट ड्रैगन गहराई से शिया कंट्री के हर एस्पेक्ट को समझता है तो उसके दिल में नॉलेज जमा होने लगती है और फाइनली ये क्वांटिटी चेंज एक क्वालिटी चेंज में बदल जाती है। उसके थॉट्स अवेकन होने लगते हैं और वो अपनी डेस्टिनी बदलने का फैसला करता है और हिस्ट्री का सबसे पहला जायंट ड्रैगन रेवोल्यूशनरी बन जाता है। ये सुनने के बाद मुझे ये काफी रीजनेबल और लॉजिकल लगा। कम से कम इंसान और ड्रैगन के रोमांस से तो काफी बेटर था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। रिसर्च टीम की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई थी। गाओ यिंग के वापस जाकर रिपोर्ट करने के बाद दोपहर को ही उन्होंने वर्कर्स को लगाकर इस सीन को शूट कर लिया और फिर जल्द ही सीसीटीवी न्यूज ने ये खबर ब्रॉडकास्ट कर दी कि एक ब्लैक ड्रैगन गलती से हमारे बॉर्डर में घुस आया था और कई बार वार्निंग देने के बावजूद जब उसने बात नहीं मानी तो उसे मार गिराया गया। जैसे ही ये न्यूज ऑनलाइन आई, इंटरनेट पर तुरंत एक बड़ा हंगामा मच गया। कई नेटिजन्स इंटरनेट पर इंटेंस डिस्कशन करने लगे और सबसे हॉटेस्ट टॉपिक ये था कि ड्रैगन का आगे क्या किया जाएगा और क्या ड्रैगन ब्लड सच में पिया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना था कि ड्रैगन के मीट और ब्लड में पावरफुल लाइफ एनर्जी होती है जो हमारी कंट्री के लोगों की डीएनए को इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इसीलिए हमें किसी भी तरह सारे जायंट ड्रैगन्स को पकड़कर उन्हें आर्टिफिशियली टेम और ब्रीड करना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी सोचना था कि ड्रैगन का मीट नहीं खाया जा सकता और गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन मेजॉरिटी का यही मानना था कि गवर्नमेंट बस सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। आखिर बॉर्डर के बाहर ड्रैगन ब्लड पीकर ड्रैगन वॉरियर बनने के केसेस मौजूद थे और गवर्नमेंट के पब्लिक में ये कहना कि ड्रैगन ब्लड नहीं पिया जा सकता बस ये है कि ये चीज बहुत रेयर है और इसे सिर्फ पावरफुल और रिच लोग ही एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम जैसे नॉर्मल लोग भी इसके पीछे पड़ गए तो वो लोग इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? और अगर वो चाहते हैं कि सबको ट्रस्ट हो कि ड्रैगन ब्लड पॉइजनस है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कंट्री इस ब्लैक ड्रैगन को बाहर लाए और पूरे देश की मेजर सिटीज में इसकी एग्जीबिशन लगाए ताकि नॉर्मल सिटीजन्स उसे पास से देख सकें और एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। जब लोग अपनी आंखों से देखेंगे तभी उनके डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ ही टाइम में डिस्कशंस की आवाज और भी तेज हो गई, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने मेजर वीडियोस के नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट को ब्लैक ड्रैगन को बाहर लाकर सबके सामने शो करना चाहिए और इस बात को मेजॉरिटी लोगों का सपोर्ट मिला। देखते ही देखते ये डिमांड मेजर वीडियोस के कमेंट सेक्शन में टॉप पर पहुंच गई और सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाने लगी। उसी टाइम साउथ वेस्ट बॉर्डर लाइन के एक अननोन हिल पर एक ट्रेड नेगोशिएशन चल रही थी जो न जाने कितने राउंड्स तक हो चुकी थी। मिस होंग, 50 किलोज गोल्ड के बदले 1 लीटर ड्रैगन ब्लड, ये प्राइस सच में बहुत ज्यादा हाई है। हमारी कंट्री में अभी गोल्ड को लेकर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है। कई 100 किलो गोल्ड बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है और आप भी नहीं चाहेंगी कि हमारी डील सिर्फ एक ही बार हो।
मुझे कोई मतलब नहीं है, ये फालतू के बहाने मत बनाओ, मुझे सिर्फ अपना गोल्ड चाहिए, मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। इतना बड़ा ट्रेड करने वाले तुम लोग, पक्का तुम लोगों का गवर्नमेंट बैकग्राउंड होगा। मुझे भी समझ आ गया है, तुम जैसे छोटे मोटे लोगों से बहस करने से अच्छा है मैं डायरेक्टली शिया गवर्नमेंट से बात करूं। क्या उनके पास हजारों टन गोल्ड का रिजर्व नहीं है? हो सकता है अगर मैं अपना एटीट्यूड अच्छा रखूं तो मैं शिया कंट्री के साथ वॉलंटरीली कोऑपरेट करने वाली पहली जायंट ड्रैगन बन जाऊं। ड्रैगन ब्लड खरीदने के लिए लाखों गोल्ड खर्च करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो शिया के लोग शॉक्ड होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी बात कहेगी। काफी देर बाद उनके लीडर ने केयरफुली पूछा, लेकिन अगर ऐसा है तो मिस होंग, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको धोखा देकर फंसा लिया जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि शिया गवर्नमेंट की रेपुटेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। जब वो अपने सिटीजन्स के बॉर्डर क्रॉस करने की फ्रीडम और लीगल वेल्थ को कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो फिर तुम लोगों को मुझसे धोखा खाने का डर क्यों नहीं है? रीजन सिंपल है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत हाई है और तुम लोग ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो। ये सुनकर वो शिया के लोग स्पीचलेस हो गए। उन्हें मानना पड़ा कि मिस होंग की बातों में सेंस था। अगर वो पावर और इमॉर्टैलिटी के लालच में अंधे ना हुए होते तो भला वो अपनी जान खतरे में डालकर एक पावरफुल रेड ड्रैगन से क्लोज कॉन्टैक्ट क्यों करते? भले ही ये रेड ड्रैगन बाकी जायंट ड्रैगन से थोड़ी अलग थी, शायद वो ह्यूमन वर्ल्ड में काफी लंबे टाइम तक रही थी, इसलिए वो रूल्स और लॉजिक को समझती थी, वरना इंसानों को अपना खून बेचने का इतना वियर्ड आइडिया उसके दिमाग में कभी नहीं आता। हालांकि इंसानों को बहुत अच्छे से समझने की वजह से इस रेड ड्रैगन को बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल था। उन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी, तब जाकर वो 100 किलोज गोल्ड फॉर 1 लीटर ड्रैगन ब्लड के प्राइस को बार्गेन करके 50 किलोज तक कम करवा पाए। इससे नीचे तो रेड ड्रैगन किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। उस रेड ड्रैगन के मुताबिक उसने ये डिस्काउंट भी सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि वो सब वाओकीन के बिलीवर्स थे। उन लोगों ने बॉर्डर के बाहर फ्रीली जीने के लिए गॉड ऑफ कॉमर्स वाओकीन को अपना गोल्ड और फेथ ऑफर कर दिया था और बाहर की फ्री सिटीजन्स बन गए थे। मिस होंग, अगर आप हमें ड्रैगन ब्लड पोशन का फॉर्मूला दे दे तो हम इस प्राइस पर डील करने के लिए तैयार है। एक जायंट ड्रैगन से ड्रैगन ब्लड पोशन का फॉर्मूला मांग रहे हो? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ड्रैगन ब्लड पोशन एक ऐसा एंशिएंट पोशन है जो इंसानों को भी एक जायंट ड्रैगन की पावर दे सकता है। ये सबसे पहले ड्रैगन गॉड द्वारा इंसानों को एक गिफ्ट के रूप में दिया गया था, जो कि जायंट ड्रैगन्स के लिए एक पनिशमेंट भी था। अगर मैंने वो पोशन फॉर्मूला तुम लोगों को दे दिया तो क्या तुम जिया के लोग डायरेक्टली दूसरों को ड्रैगन्स का शिकार करने के लिए एनकरेज नहीं करोगे? क्या ऐसा करने से मैं अपनी ड्रैगन रेस की गुनहगार नहीं बन जाऊंगी? मैं एक प्रिंसिपल्स वाली ड्रैगन रेस हूं, तो जब तक तुम लोग पैसे नहीं बढ़ाते मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मिस होंग, आपको और कितना चाहिए? 100 टन गोल्ड? आप सीधा हमें लूट क्यों नहीं लेती? सच कहूं तो मैंने लूटने के बारे में भी सोचा था, लेकिन 100 टन गोल्ड के बदले ड्रैगन ब्लड पोशन का फॉर्मूला खरीदना, इसमें तुम लोगों का कोई नुकसान नहीं है। एक बार ये चीज तुम्हें मिल गई तो ये तुम जिया के लोगों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ की वीकनेस को पूरी तरह खत्म कर देगा और तुम लोग इस वर्ल्ड के ट्रू ओवरलॉर्ड्स बन जाओगे। ये तुम्हारे देश की डेस्टिनी से जुड़ी हुई बात है। क्या तुम लोग इसके लिए सिर्फ 100 टन गोल्ड खर्च करने में भी झिझक रहे हो? अभी हम लोग जिया कंट्री के डिफेक्टर्स बन चुके हैं। हम तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकते। 100 टन गोल्ड तो छोड़ो, हम तो 1 टन गोल्ड भी नहीं ला सकते। अगर तुम लोग नहीं ला सकते तो तुम्हारे पीछे जो लोग हैं उनसे कहो कि वो ला कर दें। मुझे बेवकूफ मत समझना। मुझे पता है कि तुम डिफेक्टर्स का जिया गवर्नमेंट के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। पक्का इसके पीछे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट और साइलेंट अप्रूवल होगा, वरना जिया कंट्री की इतनी एडवांस्ड और मैजिकल टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स के होते हुए अगर वो लोग सच में चाहते तो क्या वो तुम जैसे स्मगलर्स को रोक नहीं सकते थे? मिस होंग, आपकी इस डिमांड पर मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकता। मुझे वापस जाकर अपने हायर अप से डिस्कस करना होगा, तभी मैं आपको कोई जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम अकेले वापस जाओगे और मैं तुम्हें सिर्फ 4 आवर्स का टाइम दे रही हूं। सनसेट से पहले मुझे मेरा जवाब चाहिए, वरना मैं तुम्हारे इन दोनों साथियों को मार दूंगी। हालांकि हम जायंट ड्रैगन्स अक्सर अपनी बात से मुकर जाते हैं, लेकिन इस बार मैं एब्सोल्युटली सीरियस हूं। 2 घंटे बाद, अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। क्या लाओ ज़ैंग वापस आ पाएगा? वो डेफिनेटली वापस आ जाएगा। मैं लाओ ज़ैंग को जानता हूँ, वो बहुत लॉयल इंसान है। उनके लीडर का सरनेम ज़ैंग था। वो पहले एक रिच सेकंड जनरेशन किड हुआ करता था, जिसके पास बहुत अच्छे कनेक्शंस और करेज था। वो इस स्मगलर ऑर्गेनाइजेशन के मेन फाउंडर्स में से एक था। डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद जब नॉर्मल लोग दुनिया के इस बदलाव को देखकर पैनिक कर रहे थे, तब कुछ बोल्ड और एम्बिशियस लोगों ने सीक्रेटली बॉर्डर के बाहर कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया था। और फिर उन्हें जल्द ही रियलाइज हो गया कि बॉर्डर के बाहर का मैजिक वर्ल्ड मॉडर्न सोसाइटी से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग था। इसलिए गवर्नमेंट के एक्शन लेने से पहले ही लाओ ज़ैंग और उसके साथियों ने हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेट फ्रेंड्स को साथ मिलाकर आउटसाइड वर्ल्ड की रिसर्च और एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी थी। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उनके इस ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 से भी ज्यादा ऑफिशियल मेंबर्स जुड़ चुके थे और मिलियंस ऑफ पेरिफेरल मेंबर्स बन गए थे। उन्होंने पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों को कवर करते हुए रिलेशनशिप्स और प्रॉफिट का एक मैसिव नेटवर्क बना लिया था।
अगर गवर्नमेंट ने सही टाइम पर इसे रियलाइज करके गोल्ड और बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लगाए होते तो पिछले 6 महीनों में बॉर्डर के बाहर जाने वाले स्मगलर्स की गिनती सिर्फ कुछ हजारों में नहीं बल्कि मिलियंस में होती। आपको पता होना चाहिए कि आउटसाइड वर्ल्ड को फ्रीली ज्वाइन करने की टिकट ½ किलो गोल्ड है। अगर 1 मिलियन लोग भी जाते हैं तो वो 500 टन्स गोल्ड बन जाता है। अगर इसी स्पीड से गोल्ड बाहर जाता रहा तो शिया कंट्री ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी और पूरा देश कोलैप्स हो जाएगा। टेंशन मत लो, अगर वो वापस नहीं भी आ पाया तो भी मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगी। जैसा कि तुम शिया के लोग कहते हो, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? टैलेंट। टैलेंट ही सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। जब तक तुम्हारे पास टैलेंट है, वेल्थ और सक्सेस तो अपने आप आ ही जाएगी। क्योंकि तुम लोगों ने बाहर आने का इतना बड़ा रिस्क लिया है तो पक्का तुम्हारी एबिलिटीज और नॉलेज काफी अच्छी होगी। तुम लोगों को मारना एक वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि तुम यहीं रुककर मेरे सर्वेंट्स बन जाओ। वो दोनों कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिस हॉन्ग ने अचानक ऐसी बात क्यों कही। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके दिल जीतने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली मुझे तुम्हारी शिया कंट्री बहुत पसंद है, खासकर तुम्हारी सिविलाइजेशन। तुम्हारी शिया कंट्री कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है, बल्कि एक कंट्री के भेष में छुपी हुई एक टेरिफाइंग सिविलाइजेशन है। ये देखने में भले ही हार्मलेस और जेंटल लगती हो, लेकिन असल में इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव और असिमिलेटिंग पावर है। यहाँ तक कि मुझ जैसी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड जायंट ड्रैगन भी तुम्हारी शिया सिविलाइजेशन को जानने के बाद खुद को उससे फैसिनेट होने से नहीं रोक पाई। तुम्हारी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री सिर्फ कुछ 1000 ईयर्स पुरानी है, जो कि कुछ ओल्ड ड्रैगन्स की लाइफ से भी छोटी है, लेकिन इसके अंदर की डिटेल्स और एलिमेंट्स हमारी ड्रैगन रेस की हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी हिस्ट्री से कहीं ज्यादा रिच और एक्साइटिंग है। ऑफ कोर्स इसका मेन रीजन ये भी है कि हमारा वर्ल्ड बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग है। यहाँ गॉड सब कुछ कंट्रोल करते हैं और वॉर और केओस यहाँ की नॉर्मल चीजें हैं। सच कहूं तो तुम शिया लोगों के यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। आखिर इस सड़े हुए वर्ल्ड को, जो एक रुके हुए पानी की तरह है, इसे सच में कुछ नया चाहिए। एक नए ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए इसे एक रियल रैग्नारॉक की जरूरत है। दूसरी तरफ उस वक्त मैं पूरे रास्ते मरने की एक्टिंग करते हुए मिलिट्री ट्रक में बेस की तरफ जा रहा था। पूरे रास्ते प्रोफेशनल कैमरा क्रू प्रोपेगेंडा के लिए मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि जायंट ड्रैगन का बॉर्डर में घुसना और हमारे देश का उसे मार गिराना इस बात का हाइप बना रहे। और मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया का सबसे पहला लाइव स्ट्रीम्ड जायंट ड्रैगन बनने वाला हूं। डायरेक्टर टीम ने जिया सीसीटीवी के साथ कोऑपरेट करके अप्रोचिंग द जायंट ड्रैगन नाम का एक प्रोग्राम बनाने का प्लान किया था। इसका मेन पर्पस पब्लिक को जायंट ड्रैगन जैसे सुपरनैचुरल क्रीचर के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देना था और लोगों के अंदर से ड्रैगन मीट खाने और ड्रैगन ब्लड पीने के गलत आइडिया को खत्म करना था। एट द सेम टाइम जिया एकेडमी ऑफ साइंसेज के अंडरग्राउंड रिसर्च लैब के एक सीक्रेट रूम में काइल ने भी टीवी पर ब्लैक ड्रैगन के मिसाइल से हिट होने और कैप्चर होने की न्यूज देखी। यहां तक कि ब्लैक ड्रैगन जैसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी वाले क्रीचर को भी मार मारकर अधमरा कर दिया गया था। काइल तो ये इमेजिन करने से भी डर रहा था कि अगर उसे वो मिसाइल हिट हो जाती तो उसका क्या होता। काइल को लगा कि शायद उसे सच में फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है। आखिर जैसा कि जिया के लोगों की बुक्स में लिखा है, नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू विल विन 100 बैटल्स। जिया की सिविलाइजेशन और वर्ल्ड कोर को पूरी तरह समझे बिना वो उन्हें डिफीट और ओवरथ्रो नहीं कर सकता था। लेकिन जब भी उसके माइंड में ऐसे थॉट्स आते, उसका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उसे स्ट्रांगली रेजिस्ट करने लगता। उसे पता था कि ये लॉर्ड की तरफ से उसे एक वार्निंग है और लॉर्ड उसे बचाना चाहते हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में काइल को जिया लोगों की हर चीज से नफरत थी, चाहे वो उनके वर्ड्स हो, लैंग्वेज हो या टेक्नोलॉजी, सब कुछ उस एंजल को डिस्गस्ट और अलर्ट फील करवाता था। लेकिन पता नहीं क्यों टाइम बीतने के साथ उसके दिल की वो रेजिस्टेंस और नफरत वीक होने लगी और वो खुद को जिया के बारे में जानने से नहीं रोक पा रहा था। और आज जब उसने एक पावरफुल ब्लैक ड्रैगन को भी हारते हुए देखा तो काइल खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले तो उसने खुद को यह दिलासा दिया कि ये लॉर्ड का दिया हुआ मिशन है और फिर उसने पागलों की तरह मैसिव अमाउंट में बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका वर्ल्ड व्यू लगातार हिलने लगा और फाइनली वो अपने लॉर्ड को ही री एग्जामिन करने लगा। सोचो, वो एंजल जिसने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के एक सोल पर्गेटरी को गार्ड किया था और तब भी उसकी एनर्जी और फेथ बिल्कुल फर्म था, लेकिन अब जिया में सिर्फ कुछ मंथ्स बंद रहने के बाद ही उसका फेथ डगमगाने लगा था। वो एम्प्टीनेस और लोनलीनेस से हार गया था और जिया के कल्चर और हिस्ट्री से इजीली इन्फ्लुएंस हो गया था। ऑफकोर्स वो इस सब का ब्लेम जिया के लोगों के घटियापन को ही देता था। अगर उन्होंने उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी से पल्यूट नहीं किया होता, अगर उन्होंने लगातार उसके पास बुक्स नहीं भेजी होती और अगर उन्होंने लगातार उसे ग्रेट कंट्री, हैवी इंडस्ट्री और यूनिवर्स सीक्रेट्स जैसे टीवी प्रोग्राम्स नहीं दिखाए होते, तो वो काइल आज भी सबसे फेथफुल एंजल ही होता। कुछ दिन बाद रिसर्च लैब की लाइफ मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा रिलैक्स्ड हो गई। हर दिन कुछ कैमरा शॉट्स के लिए कोऑपरेट करने के अलावा बाकी का टाइम मैं फ्रीली यूज कर सकता था, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही रहता था, या तो चार्ज होता था या फिर सोता रहता था। थैंकफुली हर दिन गाओ यिंग मुझसे बात करने आती थी। हालांकि वो इसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का नाम देती थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि हमारी बातें बहुत वियर्ड होती हैं। वो मुझसे नॉर्मल डेली लाइफ के बारे में बात करती, या फिर हम साथ में न्यूज और फोरम्स देखते, सिली नेटिजन्स पर हंसते और साथ में मूवीज और टीवी सीरीज देखते थे। मैंने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था, क्योंकि ये कहीं से भी सीरियस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं लग रही थी। लेकिन गाओ यिंग ने रिप्लाई किया कि ये सब वो मुझे सोसाइटी से कनेक्टेड रखने के लिए कर रही है, ताकि मेरा मूड फ्रेश रहे, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ रिच हो और ह्यूमन सोसाइटी के
के साथ मेरा इंटरेक्शन और एम्पैथी बनी रहे। अभी भी मुझे ये सब बहुत वियर्ड लग रहा था, लेकिन मैं उससे बहस में जीत नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे जो करना था करने दिया। और सच कहूं तो मैं सोसाइटी से काफी लंबे टाइम से डिस्कनेक्ट हो चुका था, तो मुझे जल्दी से वापस इंटीग्रेट होना ही था। उस रात मैंने गाओ यिंग से कहकर अपना अर्थ अकाउंट लॉगिन करवाया और उसे विनर विनर चिकन डिनर नाम के ग्रुप चैट का मैसेज टाइप करने को कहा। ब्रदर्स, मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? होंगजे, क्या सच में तुम हो? तू तो मिसिंग था ना, अचानक से कैसे टपक पड़ा? मुझे तो लगा था कि तू भी ओल्ड जिया की तरह बॉर्डर के बाहर भाग गया है। ये सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या बॉर्डर के बाहर का एनवायरनमेंट हम जिया लोगों के लिए अनफ्रेंडली नहीं था? फिर ओल्ड जिया बाहर क्या करने गया है? वो नॉर्मल लोगों के लिए है ब्रो, उसने थोड़ा डिस्डेनफुल टोन में कहा। रिच लोगों की बात ही अलग है। बॉर्डर के बाहर के वो नेटिव गॉड्स गोल्ड के बहुत बड़े दीवाने हैं। अगर तुम उन्हें ½ किलो गोल्ड सैक्रिफाइस करके उनके बिलीवर्स बन जाओ तो तुम्हें उनके डिवाइन पावर की प्रोटेक्शन मिल जाती है और तुम आराम से बाहर फ्रीली जी सकते हो। ओल्ड जिया ने भी यही रास्ता चुना। डैम इट, वो कमीना जाते वक्त मुझे बताकर भी नहीं गया और मैं उसे अपना भाई मानता था। अब गवर्नमेंट ने गोल्ड और एंट्री एग्जिट पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन लगा दी है, तो अब बाहर जाना इतना आसान नहीं है। ये सब मैं चैट पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ऑनलाइन ये सब डिस्कस करने पर पुलिस से मॉनिटर होने का भी डर है। तू अभी कहाँ है? आज रात को मिलते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। मैं अभी आउट ऑफ टाउन हूँ, फिलहाल वापस नहीं आ सकता। ओल्ड जिया तो बाहर चला गया, लेकिन पांजी का क्या हुआ? उसने ग्रुप क्यों लीव किया? वो ईविल गॉड की वर्शिप करने लगा था, तो उसका अकाउंट बैन हो गया और वो अरेस्ट भी हो गया। अभी वो डिटेंशन सेंटर में मजे ले रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। पांजी तो मॉडू यूनिवर्सिटी का एक टॉप स्टूडेंट था, उसने हायर एजुकेशन ली थी, वो इन सब में कैसे पड़ गया? अब उसकी सिचुएशन कैसी है? ठीक ही है, जल्दी बाहर आ जाएगा। देखा जाए तो उसकी किस्मत भी खराब थी। पांजी एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट है ना, उसने कुछ एस्ट्रोनॉमी सर्कल्स ज्वाइन किए थे और फ्री टाइम में टेलीस्कोप लगाकर आसमान को देखना उसका शौक था। पहले तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन जब से हमारी कंट्री इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुई है, सिचुएशन कंप्लीटली बदल गई है। हमारे सिर के ऊपर जो स्टार्स हैं वो अब नॉर्मल स्टार्स नहीं हैं, बल्कि अननोन एनर्जी बॉडीज हैं। हाई पावर टेलीस्कोप से उन्हें घूरने से उनकी पावर से करप्ट और पल्यूट होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। पांजी जिस एस्ट्रोनॉमी सर्कल में था, वो पूरा का पूरा ग्रुप एक ईविल गॉड से पल्यूट हो गया था। उस गॉड ने उन्हें ऑनलाइन अपनी फेथ फैलाने और बिलीवर्स बनाने के लिए ब्रेन वॉश कर दिया था। फिर जल्द ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में पता चल गया और अब वो सारे मेंबर्स डिटेंशन सेंटर में आइडियोलॉजिकल एजुकेशन ले रहे हैं। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने छोटे से सर्कल में भी इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। इससे पता चलता है कि डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होने का जिया सोसाइटी पर कितना मैसिव इंपैक्ट पड़ा है। अगर मैं कहूं कि लोग पैनिक कर रहे हैं और सोसाइटी में डार्क करंट्स बह रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। होंगजे, पिछले 6 महीने से तो कहां गायब था? कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन से लोग आकर मुझसे तेरे बारे में बहुत डिटेल में पूछताछ कर रहे थे। तूने कोई बड़ा कांड तो नहीं कर दिया ना? नहीं, बस एक ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में किसी ने मुझे स्कैम कर दिया था और मुझे 6 महीने तक एक इल्लीगल कोल माइन में कोयला खोदने के लिए बंद कर दिया था। मैंने कैजुअली एक बहाना बना दिया। मुझे कुछ काम है तो ऑफलाइन जाना पड़ेगा, हम बाद में फ्री होकर बात करेंगे। ओके, तू अपना काम कर ले, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, अकेले टेंशन मत लेना। ग्रुप चैट क्लोज करने के बाद मैंने नोटिस किया कि किसी ने मेरे अर्थ अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन गाओ यिंग ने बस एक बार देखा और बिना सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया। तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? ये मेरा अर्थ अकाउंट है ना, क्या तुम्हें कम से कम मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? क्योंकि ये एक स्कैम अकाउंट था, ये क्लियरली स्कैम करने के लिए था। लेकिन मैंने वेरिफिकेशन मैसेज में साफ देखा था कि उसने लिखा था कि वो गॉडेस ऑफ लव फ्रेया की बिलीवर है और गॉडेस के गाइडेंस से ही उसे मेरा अकाउंट मिला है। वो मेरे साथ गॉडेस की ब्लेसिंग लेकर हमेशा के लिए मेरी पार्टनर बनना चाहती है। एग्जैक्टली, उसने ये सब लिखा है, इसीलिए वो स्कैमर है। क्योंकि गॉडेस ऑफ लव फ्रेया एक नेटिव गॉड है और उसकी डिवाइन पावर करंटली हम जिया लोगों को इफेक्ट ही नहीं कर सकती। ऑनलाइन ऐसी बातें बोलकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले 99% लोग स्कैमर्स ही होते हैं। ये सुनकर मुझे अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा था। मुझे लग रहा था कि गाओ यिंग ऐसा बस उस औरत से जेलस होकर कर रही है और उसने पहले से ही मुझ जैसे प्योर लिटिल ब्लैक ड्रैगन पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। तुम खुद देख लो, इंटरनेट पर ऐसी रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं। आखिर गॉडेस ऑफ लव इस वर्ल्ड में सच में एग्जिस्ट करती है, तो उसके नाम पर लोगों से पैसे और सेक्स लूटना, चाय पत्ती बेचने से तो बहुत स्मार्ट आइडिया है। मैंने थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि उसकी बात में सेंस तो है। क्या गॉडेस ऑफ लव का फेथ हमारे जिया कंट्री में बहुत तेजी से फैल रहा है? मैंने जिया की नेशनल सिचुएशन को याद करते हुए अचानक पूछा। हाँ, आखिर सेक्स और लव की चाहक हमेशा से ही ह्यूमन नेचर और इंस्टिंक्ट रही है। हमारी कंट्री में अनमैरिड और सिंगल लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत एंग्शियस रहते हैं। बस फ्रेया की डिवाइन पावर अभी तक जिया बॉर्डर के अंदर इफेक्ट नहीं कर पा रही है, वरना वो हमारी बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी।
ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। अगर हम गॉडेस ऑफ लव फ्रेया जैसी प्रोफेशनल को डेटिंग वेबसाइट्स और मैरिज एजेंसीज चलाने के लिए इनवाइट करें तो ये बिजनेस कितना पॉपुलर और प्रॉफिटेबल होगा। मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मुझे ये आइडिया उतना ही सॉलिड लग रहा था। फ्यूचर में अगर उसकी कोई बिलीवर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो मैं चाहूंगा कि तुम रिजेक्ट करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लो। लेकिन वो क्लियरली फेक बिलीवर्स हैं जो गॉडेस ऑफ लव के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। मिस्टर हुआंग, आपकी आइडेंटिटी बहुत स्पेशल है। आप एब्सोल्युटली इन शेडी औरतों से कांटेक्ट नहीं रख सकते। आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलर होने के नाते आपको इनसे दूर रखना मेरी ऑब्लिगेशन है। तुम इतना एक्साइट क्यों हो रही हो? मुझे अचानक थोड़ा मजाकिया फील हुआ। मैं बेवकूफ नहीं हूं और ना ही मैं कोई हॉर्नी परवर्ट हूं। मुझे स्कैम करना इतना आसान नहीं है। मैं उन्हें बस इसलिए ऐड करना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस गॉडेस ऑफ लव फ्रेया में बहुत इंटरेस्ट है। मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूं ताकि फ्यूचर में हम कोऑपरेट कर सकें। बिसाइड्स, फ्रेया आखिरकार एक गॉड है। कौन गारंटी दे सकता है कि उसकी डिवाइन पावर एब्सोल्युटली हमारी कंट्री को इफेक्ट नहीं कर सकती? क्या पता वो लड़की सच में गॉड की गाइडेंस से मुझ तक पहुंची हो और वही मेरी डेस्टिन्ड ट्रू लव हो। इतने डेस्टिन्ड ट्रू लव्स कहां से आ गए? और मान लो अगर उसकी डिवाइन पावर सच में इतनी ग्रेट है तो उस इंसान ने सिर्फ तुम्हारा अर्थ अकाउंट ही क्यों ऐड किया? उसने सीधा तुम्हारे फोन पर कॉल क्यों नहीं किया? मैंने पलकें झपकाईं। मुझे गाओ यिंग का ये ट्रिगर्ड लुक देखना बहुत मजेदार लग रहा था। मेरा फोन नंबर तो डिस्कनेक्टेड है ना, और वैसे भी ये तुम्हारा फोन है और इसमें तुम्हारा फोन नंबर है। ये सुनकर गाओ यिंग कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन फ्रेया एक गॉड है। अगर उसकी पावर सच में हमारी कंट्री में इंटरफेयर कर सकती है तो मैं नहीं मान सकती कि वो मेरा फोन नंबर नहीं ढूंढ सकती। अगर वो इंसान सच में फ्रेया की गाइडेंस से आया है तो उसे अभी तक मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। जैसे ही उसने ये बोला, गाओ यिंग के हाथ में जो फोन था वो सच में वाइब्रेट होने लगा और स्क्रीन पर एक अननोन नंबर शो हो रहा था। ये पक्का इंटरनेट का कोई वर्चुअल नंबर होगा जो स्पेशली स्कैमिंग के लिए यूज होता है। गाओ यिंग को अंदर से कुछ गड़बड़ फील हुई, लेकिन उसने जल्दी से अपने लिए एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया और हड़बड़ी में कॉल कट कर दी। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे गाओ यिंग की थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और उसे और ज्यादा ट्रिगर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हाउएवर कुछ सेकंड्स बाद एक और अननोन नंबर से कॉल आई और गाओ यिंग ने रिफ्लेक्स एक्शन में उसे फिर से कट कर दिया। फिर तीसरी कॉल आई, फिर चौथी। जब गाओ यिंग एग्जैस्पिरेटेड होकर फोन ऑफ करने ही वाली थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, इसे उठा लो। ऐसे ब्लाइंडली अवॉइड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आखिरकार वो एक साइकोलॉजिकल काउंसलर थी, चाहे वो बैकडोर से ही क्यों ना आई हो, लेकिन गाओ यिंग की साइकोलॉजिकल क्वालिटी इतनी तो थी कि वो इसे हैंडल कर सके। मेरी ये बात सुनकर वो तुरंत होश में आई। उसने अपना माइंडसेट एडजस्ट किया और कॉल आंसर की। हेलो, क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ कुछ देर शांति रही। फिर एक कॉशियस लड़की की आवाज आई, हेलो, क्या आप हुआंगजे को फोन दे सकती हैं प्लीज? हुआंगजे? मैं किसी हुआंगजे को नहीं जानती। आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। इम्पॉसिबल। ये नंबर मुझे अभी अभी गॉड ने गाइड किया है। इसके थ्रू मैं एब्सोल्युटली हुआंगजे को कांटेक्ट कर सकती। ये सुनकर गाओ यंग का चेहरा बदल गया और उसने अपने पास खड़े स्टाफ मेंबर्स को इशारा किया और फिर टाइम स्टॉल करने लगी। उसने कहा, गॉडेस फ्रेया, क्या आप गॉडेस ऑफ लव की बिलीवर हैं? दैट्स राइट। मैं ना सिर्फ उनकी डिवाउट बिलीवर हूं बल्कि मैं उनके द्वारा पर्सनली चुनी गई होली मेडन हूं। गाओ यंग ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फ्रेया ने आपको हुआंगजे को ढूंढने के लिए क्यों कहा? ऑफ कोर्स, ताकि वो मेरे साथ आकर फ्रेया की ब्लेसिंग ले सके। फ्रेया ने पर्सनली मुझे बताया है कि हुआंगजे उनका होली सन है और वो मेरा डेस्टिन्ड वन एंड ओनली भी है। नेचुरली हम दोनों जितनी जल्दी साथ आ जाएं उतना अच्छा है। क्या फ्रेया की डिवाइन पावर हमारी कंट्री को अफेक्ट नहीं कर सकती थी? तो फिर आपने ये कैसे किया? ऑफ कोर्स गोल्ड का यूज करके। मैं स्पेशली बॉर्डर के बाहर गई और मैंने उन्हें 50 किलोज गोल्ड सैक्रिफाइस किया है। इतनी वेल मैनर्ड होने के बावजूद इस वक्त गाओ यंग खुद को मन में गाली देने से नहीं रोक पाई। ये तो बहुत ही अमीर है। आपको पता होना चाहिए कि 50 किलोज गोल्ड की मार्केट वैल्यू 25 मिलियन शिया करेंसी से भी ज्यादा है और ऊपर से अब शिया में गोल्ड सुपरविजन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। इस औरत की फैमिली पक्का सुपर रिच और वेल कनेक्टेड होगी। क्या आपको पता नहीं है कि प्राइवेटली बॉर्डर के बाहर जाना और इतना गोल्ड स्मगल करना एक सीरियस क्राइम है? मुझे पता है, इसलिए तो मुझे जल्दी से हुआंगजे को कांटेक्ट करना है ताकि वो मेरे साथ यहां से भाग सके। गाओ यिंग एकदम स्पीचलेस हो गई। उसे अब जाकर समझ आया कि सामने वाली लड़की क्लियरली थोड़ी बेवकूफ और बहुत नाइफ थी। चूंकि आप फ्रेया की होली मेडन हैं तो आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा। ऑफ कोर्स मुझे पता है। आप क्या जानना चाहती हैं? कहीं आप भी हमारी गॉडेस ऑफ लव चर्च तो ज्वाइन नहीं करना चाहती? हाँ इंडीड, थोड़ा थोड़ा मन तो है। गाओ यिंग ने टेम्प्टेड होने की एक्टिंग की, लेकिन मुझे पहले एक चीज समझनी है, फ्रेया अपनी डिवाइन अथॉरिटी को एग्जैक्टली कैसे एक्सरसाइज करती हैं? क्या मतलब? दूसरी तरफ वाली लड़की को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। मेरा मतलब है कि फ्रेया आप बिलीवर्स को आपका पार्टनर ढूंढने में कैसे हेल्प करती हैं? क्या वो बिग डेटा का यूज करती हैं या कुछ और? सामने वाली लड़की और भी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। सोचिए, फ्रेया गॉड ऑफ लव है तो पक्का उनका फेथ बहुत वाइड स्प्रेड होगा और उनके कम
से कम टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ बिलीवर्स तो होंगे ही। इतने सारे लोगों को हैंडल करना ऑब्वियसली एक टेरिफाइंग वर्कलोड है। तो मैं जानना चाहती थी कि क्या उनके पास कोई मैसिव डेटाबेस है और क्या वो बिग डेटा मैरिज मैच मेकिंग के लिए कोई स्पेशल एल्गोरिथम यूज करती हैं। किसने सोचा था कि ये सुनते ही दूसरी तरफ वाली लड़की इंस्टेंटली भड़क जाएगी। यू हेरेटिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्रेया पर क्वेश्चन करने और उन्हें ब्लास्फीम करने की। मैं फ्रेया को तुम्हारे इन ब्लास्फीमस वर्ड्स के बारे में जरूर बताऊंगी और उन्हें कहूंगी कि वो तुम्हें श्राप दें कि तुम जिंदगी भर सिंगल रहो और तुम्हें सिर्फ स्कम बैग्स ही मिले। इतनी विशेष, मैं तो बहुत डर गई। क्या फ्रेया की चॉइस सच में इतनी खराब है? तुम इतनी पेटी हो फिर भी उन्होंने तुम्हें होली मेडन चुन लिया। हाँ, मैं होली मेडन हूँ, मैं होली मेडन हूँ। मैं गुस्सा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी वजह से पागल होने वाली थी और अपना मेन काम ही भूल गई। मिस, मैं यहाँ हुआंगजे को ढूंढने आई हूँ। क्या आप प्लीज मुझे उसे कांटेक्ट करने में हेल्प कर सकती हैं? आई एम सॉरी। गाओयिंग उसे दोबारा रिजेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे मेरा रिमाइंडर याद आया और उसने सिर उठाकर मुझे क्वेश्चनिंग आइज से देखा। मैंने अपना सिर ना में हिलाया। गाओयिंग, तुम्हारे इस क्वेश्चन ने मेरे दिल को भी छू लिया है। गॉडेस ऑफ लव एग्जैक्टली अपनी डिवाइन अथॉरिटी को कैसे यूज करती हैं? लोगों की मैरिजेस अरेंज करने के लिए उनका स्टैंडर्ड और बेसिस क्या है? क्या वो अपीयरेंस, नॉलेज, वैल्यूज, पर्सनैलिटी और बाकी फैक्टर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कंसिडरेशन करती हैं, या फिर ये रैंडम एलोकेशन है? क्या वो डायरेक्टली अंडरलाइंग डेटा को टैम्पर करके लोगों के माइंड और एस्थेटिक व्यूज को कंट्रोल और चेंज कर देती हैं और फोर्सफुली दो लोगों को मिला देती हैं? मैं जितना इसके बारे में सोच रहा हूं, मुझे ये सेकंड पॉसिबिलिटी ही ज्यादा लग रही है और मुझे लग रहा है कि ये गॉडेस ऑफ लव उतनी रिलायबल नहीं है जितना लेजेंड्स में बताया जाता है। मुझे सामने वाले इंसान से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखकर गाओयिंग नेचुरली बहुत खुश हुई। आई एम सॉरी, यहाँ हुआंगजे नाम का कोई नहीं है। आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। नॉर्मल ऑपरेशन के हिसाब से उसे तुरंत फोन कट कर देना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट ने अभी तक उस लड़की की इन्फॉर्मेशन और एड्रेस ट्रैक नहीं किया था। इसीलिए गाओयिंग को उसके साथ एक और राउंड आर्ग्यू करना ही था। इम्पॉसिबल। मैंने अपनी आंखें बंद करके नंबर प्रेस किया था, तो रॉन्ग नंबर कैसे लग सकता है? पक्का तुम ही वो बैड वुमन हो जो मुझे उसे कांटेक्ट करने में हेल्प नहीं करना चाहती। हुआंगजे को ढूंढने वाली लिटिल सिस्टर, क्या तुम्हारे दिमाग में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आंखें बंद करके प्रेस किया हुआ नंबर सही कैसे हो सकता है? तुम्हें नहीं पता, मैंने आंखें इसलिए बंद की थी क्योंकि तभी मैं फ्रेया की डिवाइन पावर की गाइडेंस फील कर सकती थी। ये ऐसा ही है जैसे उन्होंने पर्सनली मेरे लिए नंबर डायल किया हो। ये सुनकर वहां आए हुए डिंग शुए वन का चेहरा भी थोड़ा ग्रेव हो गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गॉडेस ऑफ लव की पावर सच में बॉर्डर के अंदर इफेक्ट कर सकती है, और गाओयिंग भी इनएक्सप्लिकेबली थोड़ा अनईजी फील कर रही थी। तभी उन्होंने फोन के दूसरी तरफ से आवाज सुनी। इसलिए जल्दी से हुआंगजे को फोन दो, वरना मुझे तुम्हारे साथ इम्पोलाइट होने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं इंडीड एक हुआंगजे को जानती हूँ, लेकिन मैं उसे कॉन्टैक्ट करने में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। क्यों? अगर मेरा एटीट्यूड तुम्हारे लिए खराब था तो मैं अपोलोजाइज कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी हुआंगजे से बात करवा दो, प्लीज। ये सुनकर गाओयिंग ने अपना सिर उठाया और मुझे देखा और फिर कोल्डली रिप्लाई किया, क्योंकि वो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं तुम जैसी होम रेकर को उससे कैसे मिलने दे सकती हूँ? इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रही हो। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये फ्रेया ने खुद डिसाइड किया है। मुझे फ्रेया के नाम से मत डराओ। मुझे यूए लाओ ने चूज किया है और तुम्हारी फ्रेया की अथॉरिटी हम शाह के लोगों पर काम नहीं करती। गुड, तो तुम जानबूझकर मुझसे पंगा लेना चाहती हो ना? कोई बात नहीं, ट्रू लव पहाड़ों और समुद्रों को भी पार कर सकता है और मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर गाओयिंग भी इनएक्सप्लिकेबली गुस्से में आ गई। इतना वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी अपना नाम बताओ, हम टाइम और प्लेस फिक्स करते हैं और सीधा ऑफलाइन पीके करते हैं। क्या तुम में हिम्मत है? ये सुनते ही दूसरी तरफ वाली लड़की भी फायर्ड अप हो गई। मैं कभी अपना नाम नहीं छुपाती, मेरा नाम वेन है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने हैंगअप नहीं किया है। वेट करते हैं, देखते हैं कि वो दोबारा कॉल करती है या नहीं। फिर वो टेक टीम के हेड की तरफ मुड़ी। ये सिग्नल एक कंप्लीटली अननोन एल्गोरिदम का यूज करके स्पेशली एनक्रिप्ट किया गया है। हमारी करंट टेक इसे क्रैक नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि फ्रेया की पावर सच में इसे सीक्रेट रख रही है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर फ्रेया ने मिस्टर हुआंग को ही क्यों ढूंढा और कैसे ढूंढा? क्या ये सच में कोई मिस्टीरियस डेस्टिनी थी? लेकिन उन्हें ज्यादातर यही लग रहा था कि किसी ने सीक्रेट लीक किया है। जरूर गॉड ऑफ लव के किसी बिलीवर ने सीक्रेटली मिस्टर हुआंग की इन्फॉर्मेशन फ्रेया को रिपोर्ट कर दी होगी और इसीलिए ये सब हुआ। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि गॉड्स की पावर हमारे शाह कंट्री के अंदर अफेक्ट नहीं कर सकती? तो फिर इस गॉडेस ऑफ लव का क्या सीन था? मिस्टर हुआंग, एक्चुअली हमने पहले ही ऐसी सिचुएशन एक्सपेक्ट की थी। फ्रेया वो नेटिव गॉड है जिसकी फेथ हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है। करंटली उनके कम से कम 30 मिलियन बिलीवर्स हैं। ऊपर से हमारी कंट्री हमेशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, तो नेचुरली इसे स्ट्रिक्टली गार्ड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें उनके इस छोटे से ट्रिक पर कोई सरप्राइज नहीं है। इनफैक्ट हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशंस इमेजिन की हैं। सोचिए, अगर किसी दिन हमारे शाह कंट्री और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच का बैरियर गायब हो गया तो क्या होगा? उन ग्रीडी गॉड्स और डीमंस की तो बात ही छोड़िए, शाह को घेरे हुए वो सुपर नेचुरल क्रीचर
क्रीचर्स ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे। हम में से बहुत से लोगों को ये स्ट्रॉन्ग प्रेमोनिशन है कि ये बैरियर देर सवेर गायब हो जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमें हमेशा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना होगा और जल्द से जल्द फुल प्रिपरेशंस करनी होंगी। रात तक गॉडेस ऑफ लव की उस बिलीवर का कोई कॉल नहीं आया। प्रॉबेबली फ्रेया को कुछ गड़बड़ फील हो गई थी और उसने अपनी बिलीवर को इस सुसाइडल हरकत से रोक लिया था। इस टाइम तक ज्यादातर स्टाफ अपना काम खत्म करके जा चुका था और मैं रात में अकेला स्टार गेजिंग कर रहा था। मैं साउथ वेस्ट स्काई में एक डिम स्टार को देख रहा था। कहा जाता है कि वही फ्रेया का डिवाइन पैलेस है। देखते देखते मुझे सडनली फील हुआ कि मेरी आई साइट उतनी तेज नहीं है। मैं आसमान के स्टार्स भी क्लियरली नहीं देख पा रहा था। ये तो एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से भी बुरा था। आपको पता होना चाहिए कि सुपरनैचुरल क्रीचर्स का अपनी बॉडी पर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। मे बी अगर मैं अपनी अटेंशन बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर हाईली कॉन्सेंट्रेट करूं तो मैं अपनी स्ट्रॉन्ग विल से वहां के हर एक सेल को मॉडिफाई और रीअरेंज कर सकता हूं, जिससे वो ऑर्गन और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सिर्फ रेटिना की फोकल लेंथ एडजस्ट करनी है, ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, राइट? ये सोचते ही मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आंखें बंद की और फोकस करना शुरू किया। मेरी कमांड के साथ एक मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे हार्ट से निकला और मेरी आंखों की तरफ बढ़ने लगा। इसका मोमेंटम इतना क्रेजी था कि मेरे मोटे ड्रैगन स्किल्स के आर पार इलेक्ट्रिक लाइट सर्ज होती हुई दिख रही थी। ये सीन देखकर ड्यूटी पर खड़ा स्टाफ मेंबर बुरी तरह डर गया। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में कौन सिगरेट पी रहा है? जब मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो उसने जल्दी से अकेडमिशियन डिंग को नोटिफाई कर दिया। थोड़ी ही देर में डिंग श्वेवन हाफते हुए वहां पहुंचे। तब तक मैं अपनी आंखों की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका था और मैंने उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन की। सच जानने के बाद डिंग श्वेवन सरप्राइज तो थे, लेकिन साथ ही वो बहुत क्लियर हेडेड भी थे। आखिर तुम इलेक्ट्रिक एनर्जी के थ्रू अपनी बॉडी को क्विकली चार्ज कर सकते हो और अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को रैंडमली मॉडिफाई और स्ट्रेंथन कर सकते हो। अगर किसी दिन तुमने सच में 1 ट्रिलियन डिग्रीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर ली तो शायद तुम सीधा आसमान में उड़कर उन सो कॉल्ड गॉड्स को एक एक करके चबा जाओगे। भले ही मुझे ये बात थोड़ी एब्सर्ड लग रही थी, लेकिन डिंग श्वेवन को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि गॉड्स भी पैदाइशी स्ट्रांग नहीं होते। तुम्हारे करंट टैलेंट और हमारे पूरे कंट्री के सपोर्ट के साथ उन्हें सरपास करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। इन ओल्ड गॉड्स ने इस वर्ल्ड पर बहुत लंबे टाइम तक राज कर लिया है। अब टाइम आ गया है कि हम शिया के लोग एक नया ऑर्डर एस्टैब्लिश करें और यहाँ के मास्टर्स बने। अगले दिन ऑडियंस का फेवरेट प्रोग्राम अप्रोचिंग द जायंट ड्रैगन स्केड्यूल के हिसाब से ब्रॉडकास्ट हुआ। आज मुझे कैमरे पर आए 8 दिन हो चुके थे। इस टाइम के दौरान मेरी स्क्रिप्ट एक डिस्ट्रक्टिव और गुस्से वाले ड्रैगन से बदलकर एक काम, रैशनल और डोसाइल जायंट ड्रैगन में चेंज हो गई थी। ऑफिशियल स्टोरी ये थी कि स्टार्टिंग में ईविल गॉड के कर्स की वजह से ब्लैक ड्रैगन का माइंड कंफ्यूज हो गया था और वो गुस्से में था, लेकिन अब डोमेस्टिक लॉज की प्रोटेक्शन की वजह से ब्लैक ड्रैगन का कर्स वीक हो गया है और उसकी सैनिटी वापस आ गई है। इसके साथ ही ऑफिशियल्स ने पब्लिकली ये भी रिवील किया कि ब्लैक ड्रैगन के अंदर क्यूरियोसिटी है और उसे हमारे कंट्री की सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चर में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आने लगा है। इसीलिए वो लोग उसे रिक्रूट करने का प्लान बना रहे हैं। ये आइडिया सुनते ही नेटिजन्स खुशी से पागल हो गए। जायंट ड्रैगन्स कभी स्लेव्स नहीं बन सकते अनलेस उन्हें फ्री खाना और रहना मिले। ये ऑब्वियसली बहुत रीजनेबल बात थी, लेकिन कुछ नेटिजन्स का ये भी मानना था कि ब्लैक ड्रैगन अनटेमेबल है। उसे रिक्रूट करना एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। जो हमारी रेस का नहीं है वो कभी हमारा सगा नहीं हो सकता। देखते ही देखते नेटिजन्स 2 अलग अलग फैक्शंस में बढ़ गए और ऑनलाइन फेयर्स कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। फॉर्चुनेटली ऑफिशियल्स ने पब्लिक ओपिनियन को हैंडल करके सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। हाउएवर ऑफिशियल्स को भी पता था कि एक जायंट ड्रैगन को रिक्रूट करना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। अपने प्लान को रियल और परफेक्ट दिखाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि ब्लैक ड्रैगन को पहले बॉगर के बाहर रिलीज किया जाएगा। अगले दिन दोपहर को न्यूज चैनल ने ब्रॉडकास्ट किया कि ब्लैक ड्रैगन की बॉडी लॉन्ग टर्म मैजिक की कमी और लगातार स्टडी करने की वजह से कोमा में चली गई है। शिया अकेडमी ऑफ साइंसेज के एक्सपर्ट्स की डिटेल चेकिंग के बाद सबने यूनानिमसली अग्री किया कि ब्लैक ड्रैगन को जल्द से जल्द बॉर्डर के बाहर भेज देना चाहिए। होस्ट के इतना बोलते ही कैमरा में ब्लैक ड्रैगन को एक ट्रक पर लोड करके बॉर्डर की तरफ ले जाते हुए दिखाया गया। जैसे ही वो ट्रक धीरे धीरे नंबर 2 पोर्ट पर पहुंचा, पूरा प्रोसेस बहुत क्वाइट था। ना कोई रिलीज सेरेमनी हुई, ना ही फोटो सेशन। बस सीसीटीवी कैमरा क्रू को क्लोजअप शॉट्स लेने के लिए कुछ देर रोका गया और फिर ट्रक बैरियर की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ड्रैगन को वापस बॉर्डर के बाहर जाते देख सीसीटीवी रिपोर्टर वैंग शाओबिंग अचानक थोड़ा उदास हो गया। इससे पहले मिलिट्री हेड ने उससे कहा था कि अगर ब्लैक ड्रैगन होश में आ गया तो उसे कुछ मिनट्स का इंटरव्यू करने का चांस मिलेगा। हालांकि सीसीटीवी लाइव ब्रॉडकास्ट में यह दिखाया गया था कि ब्लैक ड्रैगन शिया लैंग्वेज बोलना सीख गया है, लेकिन सेफ्टी रीजंस की वजह से मीडिया को कभी भी क्लोज इंटरव्यू करने की परमिशन नहीं मिली थी। वैंग शाओबिंग को लगा था कि उसने ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, लेकिन तभी उसने रिसर्चर यू शाओमिन को किताबों से भरी गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा। रिसर्चर यू, क्या आप बॉर्डर के बाहर जा रही हैं? हाँ, अगर मैं बाहर नहीं गई तो ये किताबें उसे कैसे दूंगी? लेकिन क्या ये बहुत डेंजरस नहीं है? ब्लैक ड्रैगन बॉर्डर के बाहर जाकर कंप्लीटली बदल जाता है। क्या होगा अगर वो हॉस्टाइल हो गया और उसने आपको पहचानने से मना कर दिया? क्या आपकी जान खतरे में नहीं पड़ जाएगी?
इट्स फाइन रिपोर्टर वैंग, आपको पता होना चाहिए कि कुछ रिस्क्स तो किसी ना किसी को लेने ही पड़ते हैं। ब्लैक ड्रैगन जैसे एरोगेंट क्रीचर की ट्रू फ्रेंडशिप जीतने के लिए हमें उसकी अप्रूवल तब लेनी होगी जब वो अवेक और पूरी तरह स्ट्रांग हो। इसलिए जब ब्लैक ड्रैगन बॉर्डर के बाहर होश में आएगा तो मेरा वहां होना और उससे बात करना बहुत जरूरी है, वरना हमारी अब तक की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। क्या कोई और काम है? अगर नहीं तो मुझे निकलना होगा। वेट रिसर्चर यू, क्या आप मुझे अपने साथ ले चल सकती हैं? तुम भी जाना चाहते हो? यो श्योमिन ने सरप्राइज होने की एक्टिंग की और फिर स्ट्रिक्टली सिर हिलाते हुए मना कर दिया। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। एक्चुअली यो श्योमिन इसी सेंटेंस का वेट कर रही थी। वो जानबूझकर वैंग शॉबिंग के सामने घूम रही थी ताकि वो उसे अपने साथ बॉर्डर के बाहर मिस्टर वैंग का इंटरव्यू करने के लिए ल्योर कर सके, जिससे फ्यूचर प्लॉट सेटअप हो सके। हाउएवर कुछ बातें डायरेक्टली नहीं बोली जा सकती, वो वैंग शॉबिंग के मुंह से ही निकलनी चाहिए थी ताकि सीन ज्यादा रियल और ड्रामेटिक लगे। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि ये डेंजरस नहीं है, तो फिर मेरे लिए ये डेंजरस कैसे हो गया? वैंग शॉबिंग ने क्वेश्चन किया। तुम नहीं जा सकते, ये बात सेम कैसे है? ब्लैक ड्रैगन और मेरे बीच थोड़ी फ्रेंडशिप है, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। वो शायद मुझे पास आने दे, लेकिन तुम्हें नहीं। अगर तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैंग शॉबिंग ने तुरंत कहा। आप बस मुझे अपने साथ ले चलिए। अगर सच में कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। जैसे ही वो ट्रक धीरे धीरे बैरियर क्रॉस करके बाहर गया, लगभग उसी सेकंड ब्लैक ड्रैगन की बॉडी एक टेरिफाइंग ब्लैक होल की तरह अवेकन हो गई और पागलों की तरह आसपास के मैजिक एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने लगी। इसका मोमेंटम इतना क्रेजी था कि उसके चारों तरफ विजिबल साइक्लोन्स बन गए। थोड़ी ही देर में ब्लैक ड्रैगन ने सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए अपनी आंखें खोली। ये देखते ही सभी व्यूअर्स ने शॉक में अपनी सांसें रोक ली। मैजिक एलिमेंट से भरे आउटसाइड वर्ल्ड में आते ही ब्लैक ड्रैगन का ऑरा कंप्लीटली बदल चुका था। उसने आसपास चलकर अपनी बॉडी स्ट्रेच की और फिर अचानक एक जोरदार रोर के साथ बगल वाले ट्रक पर एक मैसिव ड्रैगन ब्रेथ छोड़ दी। ये ड्रैगन ब्रेथ टेन्स ऑफ मीटर्स तक फैली और उस ट्रक को एक्सप्लोड होने का मौका तक नहीं मिला। वो सीधा पिघलकर लोहे का पानी बन गया। एटमॉस्फेयर और इमोशंस को पीक पर देखकर यो शॉमिन को पता चल गया कि अब उसकी एंट्री का टाइम आ गया है। उसने पैसेंजर सीट पर बैठे वैंग शाओबिंग से कहा, तुम अभी कुछ मत बोलना, पहले मुझे ब्लैक ड्रैगन से बात करने देना। ओके, वैंग शाओबिंग ने ओबीडियंटली सिर हिलाया। उन दोनों की पिकअप ट्रक बैरियर क्रॉस करके बाहर गई। उसी सेकंड मैंने झटके से अपना सिर पीछे घुमाया। मेरी पूरी बॉडी से एक एक्सट्रीमली डेंजरस ऑरा निकल रहा था। मिस्टर ब्लैक ड्रैगन, प्लीज शांत हो जाइए। ये मैं हूँ, आपकी दोस्त यो शाओमिन। दोस्त? मैंने कुछ देर घूरने के बाद धीरे से ये शा वर्ड बोला। हाँ दोस्त। यो शाओमिन ने अपनी एक्टिंग जारी रखी और खुद ही कुछ कदम आगे बढ़ गई। मैंने भी अपनी एक्टिंग स्किल्स का जलवा दिखाया और अपना ड्रैगन फेस सीधा यो शाओमिन के सिर के बिल्कुल पास ले आया। मैं कई मिनट्स तक ऐसे ही रहा और फिर अपना सिर पीछे कर लिया। वेरी गुड, तुम में बहुत करेज है। तुम सच में मेरी दोस्त कहलाने लायक हो। हालांकि मैं डियूस कभी किसी का एहसान नहीं मानता, लेकिन इस बार मैं तुम शाह के लोगों का ये फेवर एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे डियूस को बचाने के लिए थैंक्स। आपका नाम डीएस है? यू श्योमिन ने सरप्राइज और खुशी की एक्टिंग की। दैट्स राइट। मैंने 45 डिग्री एंगल पर आसमान की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, मैंने बहुत लंबे टाइम से ये नाम यूज नहीं किया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यू श्योमिन ने परफेक्टली टाइम करते हुए पूछा। क्योंकि स्लेव्स को अपना नाम रखने का कोई हक नहीं होता और मैं पूरे 300 सालों तक एक ईविल गॉड का स्लेव बनकर रहा था। आई एम सॉरी मेरे दोस्त, मैंने गलती से तुम्हारा सैड पास्ट याद दिला दिया। इट्स फाइन, मुझ में इतनी टॉलरेंस तो है ही। हालांकि तुम शिया लोगों की कुछ बातों से मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई है और तुमने जायंट ड्रैगन होने के नाते मुझे एनस्लेव या कैद करने की कोशिश नहीं की। उल्टा तुमने मुझे पूरी रिस्पेक्ट और फ्रीडम दी है, इसलिए मैं तुम्हारी इस फ्रेंडशिप को हमेशा याद रखूंगा। आप ऐसा सोचते हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। डीएस, ये हमारी शिया कंट्री के सीसीटीवी रिपोर्टर वैंग शाओबिंग हैं। ये सच में आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या ये ओके है? मैंने झुककर वैंग शाओबिंग को ध्यान से देखा। ओके, तुम्हारी शिया एक ग्रेट कंट्री है जिसने मुझ पर एहसान किया है। ये मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। हेलो मिस्टर डीएस, मैं सीसीटीवी रिपोर्टर वैंग शाओबिंग हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस्टर डीएस, हर कोई आपके ओरिजिन के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस है। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? मेरे पास इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ खास नहीं है, बस एक्सट्रीम नॉर्थ से आया एक ब्लैक ड्रैगन हूँ जो 300 साल से भी ज्यादा उम्र का है और 300 साल प्रिजन में रहा है। कुछ टाइम पहले मुझे कैद करने वाले उस ईविल गॉड को ना जाने कैसे एक हैवी इंजरी लग गई और मैं फाइनली अपनी आजादी पा सका। मैं साउथ की तरफ उड़ता हुआ आया और गलती से तुम्हारी शिया कंट्री में एंटर हो गया। डीएस तो बस आपके नाम का एक हिस्सा होगा। आपका ट्रू ड्रैगन नेम क्या है? हमारी ड्रैगन रेस का ट्रू नेम एक्चुअली हमारी पूरी जीनियोलॉजी के बराबर होता है। मेरी जनरेशन तक आते आते उसे पूरा बोलने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है।
ये ऑब्वियस सी बात थी कि मैं बुलशिट फेंक रहा था, क्योंकि मुझे खुद अपना ट्रू नेम नहीं पता था। आपको पता होना चाहिए कि एक जायंट ड्रैगन का ट्रू नेम सिर्फ ड्रैगन लैंग्वेज में ही बोला जा सकता है, और ड्रैगन लैंग्वेज एक बहुत ही एंशिएंट और कॉम्प्लेक्स मैजिक लैंग्वेज है। नॉर्मल लोग इसे समझना तो दूर, इसे याद करके रिपीट तक नहीं कर सकते, इसलिए इसे ट्रांसलेट करना पॉसिबल ही नहीं था। वैंग शियाओबिंग थोड़ा रिग्रेटफुल फील कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी पूछा, मिस्टर डीएस, आपसे फेस टू फेस मिलने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि आप एक बहुत डेंजरस और शॉर्ट टेम्पर्ड जायंट ड्रैगन हैं, लेकिन अब आप मुझे बहुत जेंटल और अप्रोचेबल लग रहे हैं। ये आपके डोमेस्टिक बिहेवियर से कंप्लीटली अलग है। क्या आप बता सकते हैं कि ये चेंज कैसे आया? क्या तुम शिया लोगों के पास मूडी नाम का कोई ईडियम नहीं है? तुमने मुझे आजाद किया है तो नेचुरली मैं हैप्पी स्टेट में हूँ, लेकिन थोड़ी देर में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। वैंग शियाओबिंग ने सबकॉन्शियसली एक कदम पीछे ले लिया। मिस्टर डीएस, आप सच में बहुत ह्यूमरस हैं। मैं देख सकता हूँ कि अब आप शिया लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। क्या ये जायंट ड्रैगन के लैंग्वेज टैलेंट की वजह से है? तुमने कॉम्प्रिहेंड लैंग्वेजेस नाम के मैजिक के बारे में तो सुना होगा। बहुत सी एंशिएंट मैजिक लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में तुम्हारी शिया लैंग्वेज बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसे आसानी से सीखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका अर्लियर बिहेवियर बस एक डिस्गाइज था, आप सीक्रेटली हमें ऑब्जर्व कर रहे थे। हाफ एंड हाफ। आधा रीजन ये था कि उस टाइम मेरी बॉडी का कर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और मेरे इमोशन स्टेबल नहीं थे, और आधा रीजन ये था कि मैं सच में डिस्गाइज कर रहा था ताकि तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके मैं सीक्रेटली तुम शिया लोगों को ऑब्जर्व और लर्न कर सकूं। तो अपनी ऑब्जर्वेशन से हमारी शिया कंट्री के बारे में आपका ट्रू इंप्रेशन क्या है? वेरी ग्रेट, वेरी पावरफुल, वेरी टेरिफाइंग। तुम्हारे यहाँ आने से इस वर्ल्ड में अर्थ शैटरिंग चेंजेस पक्का आएंगे, लेकिन तुम शिया लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ सच में बहुत वीक है और तुम में फर्म फेथ की कमी है। गॉड से घिरी हुई दुनिया में ये अनडाउटेडली बहुत डेंजरस है। तो एक एंशिएंट हेरिटेज वाले सुपरनेचुरल लाइफ फॉर्म के नाते क्या आप हमें कोई सजेशन देना चाहेंगे? गॉड्स पर कभी ट्रस्ट मत करना। मैं डेविल के साथ डील करना पसंद करूंगा, लेकिन उन सो कॉल्ड बुलशिट गॉड्स पर कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अभी तो आपने कहा कि हम शिया के लोगों में फेथ की कमी है। अगर हम गॉड्स में बिलीव नहीं करेंगे तो हम किस पर बिलीव करेंगे? मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बल्कि वेस्ट में ढलते हुए सूरज की तरफ देखा। मुझे जाना होगा। ओके। हालांकि वांग जियाओबिंग के पास अभी भी सवालों का पूरा पहाड़ था, लेकिन जब ब्लैक ड्रैगन ने ऐसा कह दिया तो उसे रिग्रेटफुली रुकना पड़ा। ये देखकर कि मैं अपना पिछवाड़ा उठाकर उड़ान भरने ही वाला हूँ, यू जियाओमिन सही टाइम पर भागते हुए आई। एक मिनट रुको डायस, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है। मैंने देखा कि तुम्हें स्टडी करना बहुत पसंद है, राइट? इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हंड्रेड्स ऑफ बुक्स स्पेशली सिलेक्ट की हैं। ये सब हमारी अर्थ सिविलाइजेशन की क्लासिक बुक्स हैं। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें इनमें से कुछ जरूर पसंद आएंगी। तुम बहुत थॉटफुल हो। मुझे टच्ड होने की एक्टिंग करते हुए यू जियाओमिन को देखकर नॉड किया। मुझे तुम्हें ये बुक तो स्पेशली रेकमेंड करनी ही है। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। ये कहते हुए यू जियाओमिन ने दास कैपिटल नाम की एक बुक निकाली। जायंट ड्रैगन को रिक्रूट करने के अर्ली प्लॉट का ये एक छोटा सा क्लाइमैक्स था। ब्लैक ड्रैगन पहली बार रेवोल्यूशनरी आइडियाज के कॉन्टैक्ट में आएगा, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट डेवलप करेगा और धीरे धीरे एक डिटर्मिन्ड रेवोल्यूशनरी जायंट ड्रैगन बन जाएगा। लेकिन इसी हिस्टोरिक मोमेंट पर एक एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और इससे पहले कि मैं बी केयरफुल चिल्ला पाता, मैंने डायरेक्टली एक फियर्स ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी और यू जियाओमिन को उड़ाकर दूर कर दिया। लगभग उसी टाइम ढलने वाला सूरज अचानक एक इंटेंस लाइट के साथ चमक उठा और वो लाइट डायरेक्टली उस पोजीशन पर हिट हुई जहां यू जियाओमिन अभी खड़ी थी। डिवाइन पनिशमेंट, सन गॉड का एक एग्जैक्ट स्ट्राइक। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।